मिस्टर बजाज की बात सुनकर अभ्रम बोला, शर्म किस बात की? मिस्टर बजाज बोले, बेचारी को देखो। अभ्रम ने परंपरा को देखा, जो एम्बैरेसमेंट की वजह से अपना सिर भी ऊपर नहीं उठा रही थी। वो बस जमीन को घूरे जा रही थी। पर अभ्रम तो था ही आदित्य का सेकंड वर्जन। वो बोला, ये सब ना आपकी गलती है। आप दूसरी लिफ्ट में नहीं जा सकते थे, आपको यही लिफ्ट मिली थी। ये सुनकर मिस्टर बजाज उसे घूरते हुए बोले, बदतमीज लड़के, अपने बाप से ऐसे बात करेगा? रुक। और उसके सर पर मारा। अभ्रम अपने सर को सहलाने लगा। मिस्टर बजाज बोले, तुझे शर्म नहीं आती? सारा सामान खुद पकड़ने के बजाय बेचारी मेरी बहू को पकड़ा दिया है और खुद उसका फायदा उठा रहे हो। ये सुनकर अभ्रम खड़ा होकर बोला, मेरी गलती नहीं है, मैंने उससे कहा था कि मैं उठा लेता हूँ, वही देने को तैयार नहीं है, पूछो इससे। और वो परंपरा के पास गया और उसके आर्म को पकड़ते हुए बोला, बताओ इन्हें, क्या मैंने तुमसे सामान नहीं मांगा था? तुम ही मुझे नहीं दे रही थी ना, इन्हें बताओ। लेकिन परंपरा भूलकर भी मिस्टर बजाज को नहीं देख रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मिस्टर बजाज बोले, उसे क्यों फोर्स कर रहे हो? मुझे अच्छे से पता है, तुमने जानबूझकर ही उससे सारे बैग्स उठवाए होंगे। तुम एक नंबर के आलसी हो, मुझे अच्छे से पता है। ये सुनकर अभ्रम कुछ कहता, उससे पहले परंपरा बोली, वो मैंने ही उठाने नहीं दिया। ये सुनकर मिस्टर बजाज बोले, इसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरूर इसने ही पहले हेल्प नहीं की होगी। इसके नेचर से मैं अच्छे से वाकिफ हूं। अभ्रम अपनी बुराई सुनकर मुंह बनाने लगा। दिविज को बहुत हंसी आ रही थी। अभ्रम उसे घूर कर देखने लगा और बोला, बहुत हंसी आ रही है ना? सारे दांत तोड़ दूंगा, दांत दिखाने लायक नहीं रहोगे। दिविज चुप हो गया। कुछ देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गई। लिफ्ट के डोर खुलते ही अभ्रम तेजी से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे परंपरा जाने लगी। अम्यूजमेंट पार्क में टिया तो दूसरी बार वहां आकर बहुत खुश थी। पिछली बार तो सिर्फ आदित्य और उसने ही पूरे अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती की थी। टिया ने अश्वथ का हाथ पकड़ा और बोली, आप मेरे साथ झूला झूलने चलो, और उसे लेकर गई। वो अश्वथ को हर झूले की राइड करवा रही थी। अश्वथ टिया को खुश होते हुए देख रहा था। दोनों ने लगभग आधे झूलों के राइड कर लिए थे और किस झूले में जाना है ये डिसाइड कर रहे थे कि टिया की नजर एक कपल पर पड़ी, जिनका एक 4 या 5 साल का बच्चा था। टिया उन्हें ही देख रही थी। अश्वथ उसे ऐसे देखकर उसकी नजरों का पीछा करते हुए देखने लगा। उसने भी उस कपल को और उनके बच्चे को देखा। टिया अश्वथ के कंधे पर सिर रखकर बोली, सर। अश्वथ बोला, क्या हुआ? जब हमारे भी बेबीज होंगे ना, हम भी उन्हें लेकर आएंगे। अश्वथ ये सुनकर चौंक गया और बोला, बेबीज? हाँ, बेबीज, वो भी मुझे ट्विंस चाहिए। ये सुनकर अश्वथ उसे चौंक कर देखने लगा। उसे अच्छे से पता था, जब टिया प्रेग्नेंट थी, अपने बच्चे के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन अब अश्वथ उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही बच्चे की प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। लेकिन यहाँ टिया तो ट्विंस बेबी के बारे में प्लानिंग कर रही थी। वो सोचने लगा कि लगता है अगर गलती से ट्विंस बेबीज हो गए तो उसे 3-3 बच्चों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि टिया खुद भी तो बच्ची से कम नहीं थी। टिया बोली, लेकिन हमारे बेबीज कब आएंगे? अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। वो उसका ध्यान दूसरी तरफ करते हुए बोला, चलो तुम्हें मोमोज खाने थे ना? टिया उसे घूरते हुए बोली, आप मुझे अब भी बुद्धू समझते हैं क्या? मोमोज का लालच देकर बात खत्म करना चाहते हैं। अश्वथ उसे आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसे अच्छे से पता था, उन कपल और उसके बच्चे को देखकर टिया जरूर जिद करेगी। बच्चे की चाहत तो अश्वथ को भी थी, पर अभी वो इसका रिस्क बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहता था। टिया की कंडीशन अभी अभी ही ठीक हुई थी। वो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक का वेट कर ही सकता था। कम से कम तब तक टिया समझदार हो जाएगी। टिया उसके कंधे को हिलाकर बोली, आप क्या सोच रहे हो? मुझे भी बेबी चाहिए। अश्वथ बोला, बच्चा क्या तुमने ऑनलाइन शॉपिंग समझ रखा है? जो ऑर्डर करो और आ जाएगा। ये सुनकर टिया उसे घूर कर देखते हुए बोली, मैंने कब कहा
कि बच्चा ऑनलाइन शॉपिंग से होता है। हमारे बच्चे कब आएंगे? मुझे भी अपने बच्चों के मुंह से मम्मी सुनना है। ये सुनकर अश्वथ का सिर चकरा गया। वो बोला, बच्चे क्या पैदा होते ही मम्मी थोड़ी ना बोलेंगे। अभी टाइम है, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब हम प्लानिंग करेंगे, लेकिन तब तक के लिए बिल्कुल भी नहीं। चाहो तो तुम मिराज के बच्चे के साथ खेल सकती हो। जब उसका बेबी आ जाएगा उसके साथ खेलना। टिया कुछ सोचते हुए बोली, हाँ ये ठीक है, जब तक मेरा बेबी नहीं आएगा मैं उनके बेबी के साथ खेल सकती हूँ। पर अश्वथ उसे देखने लगा और बोला, पर क्या? पर उनका बेबी मुझे मम्मी थोड़ी ना कहेगा, वो तो निया दी और मिराज भाई का बेबी है। अश्वथ ये सुनकर कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब टिया उसे बच्चे के लिए परेशान करने वाली थी। टिया बोली, अब आप फिर से मुझे इग्नोर कर रहे हो? अश्वथ उसे देखकर बोला, नहीं, वो तो मैं सोच रहा था। यू आर राइट, मिराज का बेबी तुम्हें मम्मी क्यों बोलेगा? वो तो निया को मम्मी कहेगा। तुम सही हो। पीछे एक कपल खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था, और उनके साथ एक 3 साल का बच्चा था जिसे उसकी वाइफ ने गोद में उठा रखा था, और उसके हस्बैंड ने बच्चे के टॉप को पकड़ रखा था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अश्वथ और टिया की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वो औरत बोली, तो एक काम करिए, आप लोग भी बेबी प्लानिंग कर लीजिए। आपका खुद का बेबी आपको मम्मी बुलाएगा। ये सुनते ही अश्वथ और टिया ने पीछे मुड़कर देखा। जब उस आदमी ने अश्वथ को देखा वो चौंक गया और खड़े होते हुए बोला, ओह माय गॉड, वेपन किंग अश्वथ आर्यन। और हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अश्वथ उसे बिना एक्सप्रेशन के देखने लगा। उसे पता नहीं था कि वो है कौन। वो आदमी बोला, सॉरी, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। मैं ललित परिहार। रिसेंटली आपकी कंपनी के साथ हमारी कंपनी का मर्ज हुआ है। ये सुनकर अश्वथ को याद आया। वो बोला, ओह सॉरी, मुझे ओरमन ने बताया था। नाइस टू मीट यू। उसने हैंडशेक किया और ललित की वाइफ और बच्चे को देखकर बोला, ये आपकी वाइफ और बच्चा है? ललित बोला, हाँ, शी इज माई वाइफ कोयल, और ये मेरा बेटा ऐश्वर्य। अश्वथ उन्हें देखकर मुस्कुराया, पर टिया की नजर तो ऐश्वर्य पर ही थी। वो जल्दी से कोयल के सामने आई और बोली, आपका बेबी बहुत क्यूट है, मैं ले लूं? ये सुनकर अश्वथ, ललित और कोयल चौंक गए और टिया को देखने लगे। टिया उन्हें ऐसे खुद को देखते हुए बोली, मतलब कुछ देर के लिए चाहिए था, मैं लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर ललित और कोयल मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। कोयल ने कहा, या श्योर, क्यों नहीं, वैसे भी इस शैतान ने मुझे परेशान कर रखा है। उसकी बात सुनकर ऐश्वर्य, जो शायद उसकी बात समझ गया था, मुंह फुलाकर उन्हें देखने लगा। टिया ने उसे गोद में लेने के लिए अपने हाथ आगे कर रखे थे। उसने टिया को देखा और कोयल को छोड़कर झट से टिया के पास चला गया। ये देखकर ललित और कोयल भी हैरान थे, वरना ऐश्वर्य उन दोनों के अलावा किसी के पास भी नहीं जाता था। अगर कोई उसे जबरदस्ती गोद में उठा ले तो रो रो कर सबको परेशान कर देता था, लेकिन टिया की गोद में वो इतनी आसानी से चला गया, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। ऐश्वर्य के उसके गोद में आते ही टिया ने उन्हें इग्नोर कर दिया और ऐश्वर्य के साथ बिजी हो गई। अब उन तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। कोयल उन्हें देखकर बोली, वो आपकी गर्लफ्रेंड है? उसने गर्लफ्रेंड है इसलिए पूछा क्योंकि उन्हें अभी तक अश्वथ आर्यन के सिंगल होने की बात ही पता थी और अश्वथ की शादी की खबर पब्लिकली अनाउंस भी नहीं हुई थी। अश्वथ मुस्कुराते हुए बोला, गर्लफ्रेंड नहीं है, वाइफ है। ये सुनकर ललित और कोयल चौंक गए। ललित बोला, व्हाट अ सरप्राइज, आई मीन आपने शादी कर ली और किसी को खबर तक नहीं है। वेल, आपकी वाइफ बहुत क्यूट है, यू आर मेड फॉर ईच अदर। वैसे हमने आप दोनों की बात सुनी, आप दोनों बेबी प्लानिंग क्यों नहीं कर लेते? आपकी बात सुनकर लग रहा था जैसे आप अभी बेबी नहीं चाहते। अश्वथ सीरियस होकर बोला, हाँ, उसका 1 महीने पहले ही मिसकैरेज हुआ है। वी हैव लॉस्ट आवर बेबी, इसलिए मैं अभी नहीं चाहता। ये सुनकर कोयल और ललित शॉक रह गए। कोयल बोली,
सॉरी, हमें पता नहीं था, पर मिसेस आर्यन को देखकर लगता है कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। वो टिया और ऐश्वर्य को देखने लगी, जो नीचे घास पर बैठकर खेल रहे थे। ऐश्वर्य टिया जैसे बोलती वैसे ही अपनी तुतलाती जुबान में बोल रहा था। अश्वथ उन दोनों को देखकर बोला, लगता है आपके बच्चे को मेरी बीवी नहीं देने वाली। ये सुनकर ललित नासमझी से पूछ बैठा, मतलब? अश्वथ बोला, मतलब हो सकता है कि वो उसे रखने की जिद करे। ये सुनकर कोयल भी हैरान रह गई। अश्वथ बोला, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। वैसे आपका बेटा बहुत क्यूट है और मेरी बीवी को क्यूट चीजें बहुत पसंद हैं। ये सुनकर कोयल और ललित भी टेंशन में आ गए, क्योंकि ऐश्वर्य भी जितना शाय था उतना ही जिद्दी भी। अगर उसे कुछ चाहिए होता था तो वो रो रो कर वो मांग लेता था, और टिया के साथ तो वो बहुत अच्छे से कुछ ही मिनट में घुल मिल गया था। शॉपिंग मॉल के बाहर परंपरा अभ्रम को आवाज देते हुए बोली, इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे मुंह फुलाकर क्यों जा रहे हो? गलती तो तुम्हारी थी ना। किसने कहा था मुझे लिफ्ट में किस करने के लिए? कम से कम देख भी तो सकते थे ना कि लिफ्ट के अंदर कोई है भी या नहीं। कार का लॉक अनलॉक करते हुए अभ्रम बोला, तुम मुझे बता भी सकती थी कि वहां पर डैड है और मेरा वो नालायक पीए भी। और उसने कार की डिक्की ओपन की और परंपरा के हाथों से शॉपिंग बैग्स लेकर उसमें रखने लगा। परंपरा बोली, मैंने नहीं देखा था और तुम भी तो देख सकते थे ना, इसलिए मुझसे लड़ना बंद करो और मुझसे मुंह फुलाना तो बंद ही करो। मैं बिल्कुल भी नहीं मनाने वाली। ये सुनकर अभ्रम उसे हैरान होकर देखने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे नहीं मनाओगी? क्यों? परंपरा बोली, क्योंकि मुझे ना बात बात पर नाराज होने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए चुपचाप अपनी गलती मान लो और सॉरी बोलो, क्योंकि ये तुम्हारी गलती थी। और अगर इसके बाद भी तुम सॉरी नहीं बोलोगे, मैं तुम्हें पीटकर सॉरी बुलवा ही लूंगी। ये सुनकर अभ्रम की आंखें बड़ी हो गईं। हालांकि उसने परंपरा को लफंगे लड़कों को पीटते हुए देखा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे भी धमकी दे सकती है। वो उसे सिर से पांव तक देखने लगा। परंपरा चेहरे से बहुत भोली थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो लड़की किसी को धमकी भी दे सकती है और पीट भी सकती है। परंपरा उसे धमकाते हुए बोली, सॉरी बोल रहे हो या नहीं? एक तो तुम्हारी वजह से ससुर जी के सामने मुझे एम्बैरेस्ड होना पड़ा। तुम तो उनसे ही लड़ रहे थे, मुझे कितना एम्बैरेस्ड होना पड़ा। अभ्रम हक्का बक्का होकर उसे देख रहा था। सेल्वन हाथों में पिंक रोजेस का बुके लेकर अहिति के फ्लैट के नीचे खड़ा था और ऊपर देख रहा था। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। अनंत ओजस को पीछे करते हुए आदित्य के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तो क्या हम यहाँ पर बस घूमने आए थे? पहले तो तुमने खा पी लिया, अब तुम्हें नींद आ रही है। तुमने किसी को भी कुछ भी खरीदने नहीं दिया। आदित्य सुनकर बोला, ओहो, मेरे खाने तक तो तुम लोग कुछ खरीद लेते ना। ये सुनकर सब लोग हक्के बक्के होकर उसे देखने लगे। मतलब सामने खड़ा बंदा खुद कह रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में अपने लिए कुछ खरीद लेते, जबकि कुछ देर पहले ही जब वो खाना खाने गया था वो लोग बस ज्वेलरी देख रहे थे। उसी के लिए उसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया था, मुंह फुलाकर बैठा हुआ था, और अब कह रहा है कि जब मैं नहीं था तो अपने लिए कुछ खरीद लेना चाहिए था। आदित्य सबको देखकर बोला, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, कल आकर ले लेना, अब चलो। वो उनकी बिना सुने ही जाने लगा। उन सबका मन आदित्य को पकड़कर जी भर पीटने का कर रहा था। अनंत अभ्रम और परंपरा को देखकर बोली, मैं उसे हैंडल कर लूंगी, आप दोनों अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लीजिए और साथ में टाइम स्पेंड भी कर लेना, क्योंकि इसके बाद एक दूसरे को देखने को भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर अभ्रम ने सीधे परंपरा का हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाते हुए बोला, थैंक यू याद दिलाने के लिए। और उस आदित्य के बच्चे को चप्पल से पीटना, उसका एक ही उसूल है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हमें क्या पागल समझ रखा है? परंपरा ने पीछे पलटकर ओजस और अनंत को देखा। ओजस और अनंत अपने दोनों हाथ ऊपर करके उन्हें बाय कर रहे थे। परंपरा भी उन्हें बाय करने लगी। अभ्रम और परंपरा चले गए। तब भी दोनों उन्हें ऐसे ही खड़े होकर बाय करने लगे, क्योंकि उन्हें अब आदित्य को झेलना था।
दोनों ने एक दूसरे को लाचारी से देखा, जैसे कह रहे हो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन तभी वहां आदित्य दोबारा से टपक पड़ा और बोला, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। और उसने अनंत का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। ओजस उन दोनों को देखकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके बाय करने लगा। अनंत ने पीछे पलट कर देखा और अपना सिर पीट लिया। ओजस अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। फिर वो वहां से फूड कॉर्नर की तरफ चला गया। अभ्रम परंपरा को लेडीज सेक्शन में ले गया, उसे शॉपिंग करवाने के लिए। परंपरा उसे मना करते हुए बोली, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। पर अभ्रम कहाँ सुनने वाला था। वो बोला, ठीक है, तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कुछ खरीदो। कुछ कहकर उसने परंपरा से बहुत सारी शॉपिंग करवा ली। परंपरा बिल काउंटर पर इतनी सारी शॉपिंग बैग्स देखकर अपनी पलकें झपका झपका कर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि ये सब उसने ही खरीदा है। अभ्रम ने अपना कार्ड निकालकर कैशियर को दिया। बिल पेमेंट के बाद कैशियर ने कार्ड वापस अभ्रम को दे दिया। अभ्रम ने पीछे पलटकर देखा। परंपरा बेयकीनी से शॉपिंग बैग्स को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने अभ्रम अपने हाथ हिलाते हुए बोला, आर यू ओके? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? परंपरा होश में आते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना सब मैंने खरीदा है, मैं इन सब का क्या करूंगी? इन्हें वापस कर देते हैं। वो कैशियर से बात करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अभ्रम ने उसे रोक लिया और बोला, हे, क्या कर रही हो? मैंने बिल पेमेंट कर दिया है, और इसमें क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, बस इतने से शॉपिंग बैग्स देखकर तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। परंपरा बोली, मुझे फालतू के खर्च करने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इन सबका मैं करूंगी क्या? इतने सारे कपड़े, मुझे तो 2-3 साल भर कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। ये सुनकर अभ्रम चौंकते हुए बोला, क्या कहा? 2-3 साल? परंपरा उसे देखते हुए बोली, हाँ, 2-3 साल तक मुझे कुछ खरीदना ही नहीं पड़ेगा। ये सब आराम से 2-3 साल तक चल जाएंगे। ये सुनकर बिल काउंटर पर खड़ी कैशियर भी हक्की बक्की रह गई और परंपरा को देखने लगी। उसे तो परंपरा निहायती कंजूस नजर आ रही थी, जो अपने पैसे खर्च करना ही नहीं चाहती थी। वो अपना गला साफ करते हुए बोली, मैम सॉरी, बट आप मिस्टर बजाज की वुड बी हैं। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कंजूस हो रही हैं? ये सुनते ही परंपरा अभ्रम को पीछे करते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं कंजूस हूँ। अब फालतू के खर्चों से अपने पैसे बचाना क्या कंजूसी है? पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि फालतू की चीजें भी खरीदी जाएं। जो काम की चीज होगी वही खरीदेंगे ना। फालतू की चीजों पर पैसे क्यों खर्च करना? परंपरा कुछ और भी कहती, उससे पहले अभ्रम ने उसका मुंह बंद कर दिया और कैशियर को देखकर बोला, आई एम सॉरी मिस। वो कैशियर परंपरा को हक्की बक्की होकर देख रही थी। परंपरा को अभ्रम ले जाने लगा। परंपरा उसका हाथ हटाते हुए बोली, सामान तो लेकर जाए, उसे क्या यहीं पर छोड़ जाएंगे? अभ्रम बोला, वो लोग कार तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने सामान खुद ही उठा लूंगी। वो जल्दी से गई और सारे बैग्स अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए। वो कैशियर उसको ऐसा करते हुए देखती रह गई। वो बोली, मैम हम कार तक पहुंचा देंगे। परंपरा उसे घूरते हुए बोली, नो थैंक्स, और आगे बढ़ गई। अभ्रम ने अपना सिर पीट लिया। वो चुपचाप परंपरा के साथ चलने लगा, लेकिन उसने एक बार भी उससे ये नहीं कहा कि सारे सामान मुझे दे दो, मैं उठा लूंगा। सब लोग उन्हें हैरान होकर देख रहे थे, वही जो लोग कपल थे। उनमें लड़के कभी अपनी गर्लफ्रेंड को देखते, तो कभी परंपरा को देखते, तो कभी अपने हाथों में पकड़े शॉपिंग बैग्स को देखते। अभ्रम को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जबकि परंपरा इन सब से बेखबर अभ्रम को इतना खर्चा करने के लिए डांटे जा रही थी। जो लड़के परंपरा की बात सुन रहे थे, वो लोग अपने मन ही मन में अपनी गर्लफ्रेंड से या बीवी के साथ परंपरा को कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि एक तो परंपरा ने खुद ही अपने सारे शॉपिंग बैग्स पकड़ रखे थे और अभ्रम को खर्चा करने के लिए डांट भी रही थी। अभ्रम को बड़ी देर में समझ आया कि सब लोग उन्हें ऐसे क्यों देख रहे थे, और जब उसे समझ आ गया था, वो एकदम से हड़बड़ा गया और परंपरा से बोला,
मुझे दे दो, मैं उठा लूंगा। परंपरा ने उसे देखते हुए कहा। क्या? शॉपिंग बैग्स दे दो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब मेरे सामान है, मैं ही उठा लूंगी। तुमने वैसे भी बहुत खर्चा किया है, इसलिए मैं तुमसे ये सब नहीं करवाने वाली। अभ्रम सबको देखते हुए धीमी आवाज में बोला। आधे तो दे दो। परंपरा चिढ़ते हुए बोली। कहा ना नहीं दे रही मैं। फिर वो जल्दी जल्दी चलकर आगे बढ़ गई, जबकि अभ्रम उसे देखता रह गया। और तभी एक लड़का उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, बॉस, यू आर सो लकी, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत केयरिंग है। ये सुनकर अभ्रम होश में आया और जल्दी से परंपरा के पीछे दौड़ा। परंपरा ने लिफ्ट को ओपन देखा और उसके अंदर घुस गई। लिफ्ट बंद होने ही वाली थी कि अभ्रम ने बीच में अपना पैर रख दिया और लिफ्ट का डोर वापस ओपन हो गया। वो अंदर आ गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। अभ्रम परंपरा की तरफ पलटा। परंपरा कोने में दीवार से सटकर खड़ी थी। अभ्रम उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? और मैं तुमसे बैग्स मांग रहा था तो तुमने दिया क्यों नहीं? ये मेरे सामान है तो मैं तुमसे क्यों उठवाऊंगी? और तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे लड़ क्यों रहे हो? अभ्रम अपने मन में बोला। 1 महीने पहले मुझे इतनी इज्जत दी जा रही थी, एक भी पल नहीं था जब मुझे आप नहीं बोलती थी। अब 1 महीने बाद मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, सीधे तुम पर आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर परंपरा को देखा, जिसने अपने दोनों हाथों में भर भर कर शॉपिंग बैग्स पकड़ रखे थे और उसे नासमझी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सामान उठाना ही क्यों चाहता है। वो उसके सामान थे, वो अपने सामान खुद उठा सकती थी, फिर वो क्यों उसे उठाने के लिए कहती? परंपरा जब ये सोच रही थी, उसके चेहरे पर क्यूट से एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते जा रहे थे। अभ्रम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और परंपरा कुछ कहती या फिर समझती, उससे पहले अभ्रम ने उसे किस कर लिया। परंपरा की आंखें बड़ी हो गईं। तभी उसकी नजर लिफ्ट में ही दूसरी तरफ पड़ी। उसकी आंखें और ज्यादा बड़ी हो गईं। वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज अभ्रम के होठों में ही दबकर रह गई। ऊपर से उसने अपने दोनों हाथों में भर भर कर शॉपिंग बैग्स पकड़ रखे थे। वो उन्हें छोड़ भी नहीं रही थी और ना ही अभ्रम को दूर कर सकती थी। परंपरा उससे दूर होने के लिए हिलने लगी। अभ्रम ने उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया, जबकि परंपरा की आंखें लिफ्ट के दूसरे कोने की तरफ थीं। वो अभ्रम को देखने लगी, जो उसमें ही खोया हुआ था। परंपरा ने उसके होठ को काट लिया। अभ्रम उसके काटते ही दूर हो गया। परंपरा जल्दी जल्दी सांस लेते हुए उसे कुछ कह दी। अभ्रम ने दोबारा उसे किस कर लिया। परंपरा की नजरें अब भी लिफ्ट की दूसरी तरफ थीं। तभी वहां से किसी के गला साफ करने की आवाज सुनाई दी, पर अभ्रम ने इग्नोर कर दिया। उसे कोई मतलब नहीं था कि लिफ्ट में कोई और भी है, लेकिन परंपरा की हालत खराब हो रही थी। उसने अपनी हील की नोक अभ्रम के पैर पर दे मारी। अभ्रम झटके से दूर हुआ और अपना पैर पकड़कर उछलने लगा और बोला, आओ, व्हाट आर यू डूइंग? परंपरा अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी के गला साफ करने की आवाज आई। बरखुरदार, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए? ये सुनते ही अभ्रम शॉक्ड रह गया और उसने जो अपना एक पैर पकड़ रखा था वो हड़बड़ा कर गिर गया और बैठ गया। उसने अपना सिर घुमाकर देखा, वो हक्का बक्का रह गया। लिफ्ट के अंदर मिस्टर बजाज उसके पीए दिविज के साथ थे और उसे घूरे जा रहे थे। और वहीं बेचारी परंपरा का मन कर रहा था कि वो वहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाए। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। उसने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। अभ्रम का पीए दिविज हक्का बक्का होकर खड़ा था। जहां तक उसे पता था, अभ्रम अपनी इमेज को लेकर बहुत केयरफुल रहता था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभ्रम ऐसा कुछ भी कर सकता है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। मिस्टर बजाज ने उसे देखा और उसका मुंह बंद करते हुए बोले, आई नो, मैं समझ सकता हूँ, इतने साल से तुम उसके पीए हो, आज तक तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि ये ऐसा भी है? यही सोच रहे हो ना? तुम्हारी तरह यही हालत मेरी भी है। तुम तो उसके साथ इतने सालों तक काम कर रहे हो और ये तो मेरा ही बेटा है।
आज तक मुझे कैसे पता नहीं चला? अब्रम ये सुनकर हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, डैड, आपके कहने का क्या मतलब है? और आप लोगों ने बताया क्यों नहीं? आप लोग भी इसी मॉल में आ रहे हो? मिस्टर बजाज उसे घूर कर देखते हुए बोले, क्यों, हम नहीं आ सकते? ये सुनकर अब्रम बोला, नो, आई मीन। मिस्टर बजाज बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर अब्रम उन्हें हैरान होकर देखने लगा। सेल्वन अहिति को उसके फ्लैट में छोड़ने गया था। इस बार वो कार लेकर गया था, पर वो अहिति से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। कार के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सेल्वन ने कार बिल्डिंग के नीचे रोकी। अहिति सीट बेल्ट निकालकर बाहर आई। सेल्वन भी बाहर आया। अहिति जाने लगी। सेल्वन बोला, अहिति? उसकी आवाज सुनकर अहिति रुक गई और पीछे पलटकर उसे देखा। सेल्वन बहुत नर्वस दिखाई दे रहा था। वो इधर उधर देखते हुए बोला, मतलब तुमने मुझे गेस क्यों किया? ये सुनकर अहिति चौंक गई और उसे देखकर अपना सिर पीट लिया और बड़बड़ाते हुए बोली, ओह गॉड, इन्हें इतना भी समझ नहीं आया कि आई लाइक यू। ओह, ये आदमी ऐसे कैसे चलेगा? वो बोली, आपको सच में नहीं पता था या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हो? सेल्वन ये सुनकर उसे नासमझी से देखने लगा। अहिति उसका ऐसा रिएक्शन देखकर समझ गई, ये अनाड़ी कुछ भी समझने वाला नहीं है। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में झांक कर बोली, विल यू मैरी मी? ये सुनकर सेल्वन उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगा। अहिति ने उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। सेल्वन के दिल के तार झंझना उठे। अहिति दूर हो गई और बोली, आई लाइक यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई वॉन्ट टू मैरी यू। उसकी ऐसी बातें सुनकर सेल्वन कुछ बोल ही नहीं पाया। अहिति उसे ऐसे शौक में छोड़कर चली गई। वहीं ओरमन की नींद उड़ गई थी। ओशमी के प्रपोजल की वजह से वो सदमे में था और बेड पर बैठकर सोच रहा था कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो बोला, उस सफेद कबूतरी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, लगता है अब बचकर रहना पड़ेगा। आदित्य तो मजे से सो रहा था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। टिया अब डाइट फॉलो कर रही थी। उसे बस जल्दी से ठीक होना था। ओरमन दिवाली के बाद भूलकर भी ओशमी के सामने नहीं आया। अभ्रम की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और आदित्य का एंगेजमेंट अभ्रम के संगीत के दिन होना था। मिस्टर आर्यन और रियान बैंकॉक शिफ्ट हो चुके थे। टिया तेजी से रिकवर हो रही थी और उसके प्लास्टर हट गए थे। उसने अब खुद से चलना शुरू कर दिया था। उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त आनंद फैमिली के साथ गुजरता, क्योंकि सभी चाहते थे कि वो आनंद फैमिली से अच्छे से घुल मिल जाए। फाइनली टिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि 1 महीने बाद उसे आज डिस्चार्ज मिलने वाला था। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसने लिस्ट बना रखी थी। सबसे पहले वो मोमोज खाने जाएगी, फिर अम्यूजमेंट पार्क, वहां खूब मजे करेगी और ढेर सारे चॉकलेट्स, आइसक्रीम खाएगी। अश्वथ जब भी आया था, उसने उसे उसके एग्जाम की प्रिपरेशन ही कराई थी। वो जी भरकर मस्ती करना चाहती थी। आदित्य ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे लेने आएगा, पर अश्वथ को देखकर उसकी खुशी गायब हो गई। वो अश्वथ के पीछे देखने लगी कि कहीं आदित्य पीछे तो नहीं रह गया। अश्वथ उसे ऐसे देखकर बोला, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो अपनी एंगेजमेंट की रिंग खरीदने गया है। टिया बोली, आपने ही कुछ किया होगा जो आदित्य नहीं आए हैं। वो मुंह बनाकर बोली। अश्वथ उसके गाल खींचकर बोला, लगता है ठीक होने की खुशी में कहीं जाने वाली थी, है ना? आई थिंक अम्यूजमेंट पार्क। एम आई राइट छोटी गिलहरी? टिया ने अश्वथ को देखा। अश्वथ ने आज व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, जो बाजुओं तक फोल्ड थी, और नीचे ब्लैक पैंट पहन रखी थी। हमेशा की तरह आज उसके बाल सेट नहीं थे और माथे पर बिखरे हुए थे। आज वो एकदम कूल नजर आ रहा था
और 33 साल का नहीं, 24-25 साल का नजर आ रहा था। वहां जो नर्स थी वो बार बार अश्वथ को देख रही थी। टिया ये देखकर अश्वथ को घूरकर देखने लगी। वो अपने मन में बोली, ये आदमी इतना गुड लुकिंग क्यों है? जानबूझकर ऐसे सच धज कर आए हैं। अश्वथ बोला, किसी से जलने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज योर्स। अश्वथ ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। ये देखकर वो नर्स हैरान रह गई। वो आज ही टिया के वार्ड में शिफ्ट हुई थी। उसे यही लग रहा था कि टिया अश्वथ की छोटी बहन है, पर ये देखने के बाद उसके होश उड़ गए थे। अश्वथ ने उसकी गर्दन से अपने होंठ हटाए और टिया को देखा और बोला, छोटी गिलहरी, उसे घूरना बंद करो। मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, आपको गलतफहमी हो गई है। अश्वथ उसका झूठ सुनकर उसके माथे पर उंगली से टैप करते हुए बोला, झूठ ठीक से बोल नहीं सकती तो मत बोला करो। आज मैं और तुम, सिर्फ हम दोनों एम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। आज तुम जो कहोगी सारी बात मानूंगा। ये सुनकर टिया खुशी से झूमते हुए अश्वथ के चेहरे को पकड़कर नॉन स्टॉप किस करने लगी और बोली, आप बहुत अच्छे हबी हो। उसके मुंह से हबी सुनकर वो नर्स चौंक गई और सोचने लगी कि ये लड़की जिसे मैं उसकी छोटी बहन समझ रही थी, वो तो अश्वथ आर्यन की वाइफ निकली। पर इतनी छोटी वाइफ, एज में तो बहुत छोटी है। उसने दोबारा टिया को देखा। टिया ने व्हाइट कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहन रखी थी और अपने बालों का पोनीटेल बना रखा था और सामने कुछ लटें झूल रही थीं। अश्वथ ने टिया को बेड से उतारा और एक हाथ से उसके सामान से भरा बैग पकड़ा और दूसरे हाथ से टिया के हाथ को। दोनों वार्ड से बाहर आए। टिया का बैग एक बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया और बाकी बॉडीगार्ड्स दोनों को कवर करते हुए चलने लगे। टिया बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह अश्वथ को बता रही थी। वो बोली, सबसे पहले मोमोज खाने जाएंगे, फिर अम्यूजमेंट पार्क, फिर शॉपिंग पर जाएंगे। अब्रम भाई की शादी होने वाली है और आदित्य की एंगेजमेंट भी तो है। उनको गिफ्ट में क्या देंगे? आप बोलो ना। वो उसके आर्म को हिलाने लगी। अश्वथ बोला, वहां जाने के बाद पता चलेगा ना। डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो। टिया बोली, मुझे डांस भी करना है उनकी शादी में, आप भी मेरे साथ करना, बहुत मजा आएगा। मुझे डांस करना नहीं आता, तुम ही करना। आई डोंट नो, आपको करना पड़ेगा, बहुत टाइम है, आप सीख सकते हैं। आजकल वर्कलोड ज्यादा हो गया है छोटी गिलहरी, कुछ दिनों तक मैं बिजी रहने वाला हूँ। टिया आंखें गोल करके बोली, ठीक है, मैं अकेले डांस करूंगी। वो लिफ्ट के अंदर गए। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर थे। जैसे ही वो बाहर निकल कर आए, बाहर मीडिया खड़ी थी जो अश्वथ की एक झलक अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए आई थी। पर बॉडीगार्ड्स ने उन्हें ऐसा कुछ करने ही नहीं दिया। वो सेफली कार के अंदर बैठ गए और गाड़ियां अपने मंजिल की तरफ बढ़ गई। अश्वथ ने टिया के आगे रसगुल्ले से भरा मिट्टी का छोटा सा बर्तन रखा और बोला, तुम्हारे लिए। टिया उसे देखकर खुश हो गई और जल्दी से पकड़ लिया और एक रसगुल्ला निकालकर अपने मुंह में डाला और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद वो टूट ही पड़ी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह खा रही थी। आदित्य, अनंत, ओजस, अभ्रम और परंपरा के साथ शहर के सबसे लग्जूरियस मॉल में गया था। वो लोग लगभग मॉल की सारी ज्वेलरी शॉप में जा चुके थे, पर आदित्य को कोई भी रिंग पसंद ही नहीं आ रही थी। वो लड़कियों की तरह नुक्ताचीनी कर रहा था। उससे सब लोग परेशान हो चुके थे। ऊपर से वो चॉकलेट, आइसक्रीम, कुकीज खाए जा रहा था। ना वो कुछ पसंद कर रहा था, ना किसी को कुछ पसंद करने दे रहा था। अनंत के पसंद किए सारे रिंग्स उसने रिजेक्ट कर दिए थे। अनंत उससे चिढ़ी हुई थी, पर वो अपनी ही धुन में आइसक्रीम खाने गया था। ऐसा लग रहा था वो शॉपिंग करने नहीं, वहां खाने आया था। अभ्रम चिढ़ते हुए बोला, यार ये आदित्य लड़कियों से भी ज्यादा नखरेबाज है। हम सबको पूछा भी नहीं कि कुछ खाओगे, ले आऊं, पर नहीं, अकेला चला गया। ओजस बोला, ये बंदा यहाँ पर रिंग की शॉपिंग करने नहीं आया है। एक्चुअली ये बंदा यहाँ पर सिर्फ खाने आया है, क्योंकि उसे पता है अगर वो रिंग नहीं भी खरीदेगा, बिग बॉस उसके लिए सब तैयार करके बैठे हैं।
वो बस यहाँ पर खाने आया है। हर शॉप में जाने से पहले वो खाने गया है। उसने किसी से भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि तुम लोगों को भी भूख लगी है कि नहीं, तुम लोगों के लिए भी कुछ ले आऊं या फिर मेरे साथ चलो। नहीं, उसे तो सिर्फ खुद से मतलब है, बाकी जनता भूखी प्यासी क्यों ना रहे। ये सुनकर परंपरा बोली, उसकी आने तक हम लोग अपने लिए कुछ खरीद लें। ये सुनकर अनंत बोली, वो कुछ खरीदने दे तब ना, अगर हमने खरीद भी लिया वो मुंह फुलाकर बैठ जाएगा और काम भर जाएगा। तभी आदित्य उन्हें आता दिखाई दिया। ओजस बोला, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। आदित्य ने लास्ट लाइन सुन ली थी। वो बोला, शैतान हाजिर? यहाँ पर कौन शैतान है? सब लोग उसे घूर कर देखने लगे, जैसे कह रहे हो, तुम शैतान हो और कौन? ओजस बोला, कोई नहीं, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। खा लिया पेट भर? आदित्य अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ मेरा पेट भर गया है। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग घर चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। परंपरा ने अपना फोन निकाला और चुपके से कैमरा ऑन करके अभ्रम की फोटो खींच ली। दोनों कानों में फूल लगाकर अभ्रम किसी फूल कुमार से कम नहीं लग रहा था और उनके कपड़ों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई थी और पत्तियां भी लगी हुई थी। टिया हंसते हुए बोली, आप लोग क्या छोटे बच्चों की तरह खेल रहे थे? ये सुनकर अभ्रम बोला, नहीं तो क्या हो गया? ओरमन बोला, क्या हाल बना रखा है अपना? तुम लोगों के कपड़ों में मिट्टी और ये पत्तियां कहां से लगी हैं? ये सुनते ही तीनों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगे और पत्तियों को निकालने लगे। विक्टर बोला, वो हम लोग झाड़ी में गिर गए थे। ये सुनकर युवान बोला, पर कैसे? वो भी एक साथ? तीनों के तीनों गिर गए थे? जहां तक हमारे गार्डन में सब तरफ लाइट लगी हुई है, पूरा उजाला उजाला रहता है, फिर आप लोग गिर कैसे गए? क्या किसी की जासूसी कर रहे थे? ये सुनकर तीनों युवान को अपनी सांस रोककर देखने लगे। युवान उनके एक्सप्रेशन देखकर बोला, आप लोगों को तो देखकर यही लगता है कि आप लोग किसी की जासूसी कर रहे थे। वैसे सच कहूं तो मुझे भी जासूसी करने का बहुत शौक है, पर जासूसी करने के लिए कोई मिलता ही नहीं है। वैसे किसकी जासूसी कर रहे थे? ये सुनते ही तीनों ने अपनी उंगली सेल्वन की तरफ पॉइंट कर ली। अब सबका ध्यान सेल्वन पर चला गया, जो पहले से ही हैरान खड़ा था। उनकी ऐसी उंगली दिखाने से वो हड़बड़ा गया और बोला, क्या मतलब? मेरी जासूसी? मैंने क्या किया है? ऐसे क्यों देख रहे हो? यही दादाजी बोले, उसकी जासूसी क्यों करने गए थे? विक्टर कुछ कहता, उससे पहले उन्हें पटाखे की तेज आवाज के साथ फूटने की आवाज सुनाई दी। सब लोग चौंक गए। अश्वथ ने अपने बगल में देखा, आदित्य गायब था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये पटाखा जरूर आदित्य ने ही फोड़ा होगा। तभी उन्हें निया के चीखने की आवाज सुनाई दी और सब लोग घबराकर आवाज की तरफ गए। सबसे ज्यादा मिराज डर गया था कि आखिर हुआ क्या है। अश्वथ ने टिया को दोनों दादाजी के साथ छोड़ दिया और सब लोग उस तरफ गए। मिराज ने निया को कसकर गले लगा लिया और बोला, क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? विक्टर बोला, क्या हो गया मिसेस मलिक, आप ऐसे क्यों चिल्लाई? आपकी आवाज सुनकर हम लोगों के कलेजे, फेफड़े, किडनी सब बाहर आने वाले थे। क्या कोई भूत देख लिया? निया ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि विक्टर वही इंसान था जिसने उसे क्रूज पर दीदी कहकर गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था। पर विक्टर ये भूल ही गया था। निया ने अपने सामने देखने का इशारा किया। सब लोगों ने सामने देखा और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने अरिकेत और आदित्य पटाखों की लड़ियां लेकर खड़े थे और निया को पटाखों की लड़ियों से बहुत डर लगता था। दोनों ने बहुत सारी लड़ियां पकड़ रखी थी और उन्हें फोड़ने की तैयारी भी कर ली थी। टिया भी अपनी व्हील चेयर के साथ गई। जब उसने आदित्य और अरिकेत के हाथों में पटाखों की लड़ियां देखी, वो बोली, मुझे ऐसे पटाखों से बहुत डर लगता है। अश्वथ आदित्य को घूरते हुए बोला, ऐसे पटाखे कहां से लाए हो? आदित्य बोला, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे पटाखे हैं भाई, कोई टाइम बम नहीं पकड़ रखा है जो सब लोग ब्लास्ट होकर मर जाएंगे। रुको, अभी जलाकर दिखाता हूँ।
दोनों ने मिलकर लड़ियां नीचे बिछा दी। कोई कुछ करता उससे पहले उन्होंने जला भी दिया। और फिर क्या था, उसके बाद दोनों कूदकर दूसरी तरफ चले गए। लड़ियां जल्दी जल्दी फूटने लगी। उनकी आवाज से निया डर रही थी और मिराज से कसकर चिपकी हुई थी। टिया भी डर की वजह से अश्वथ की कमर से लिपट गई थी, जबकि अहिति, परंपरा, ओजल को मजा आ रहा था। ओरमन को डर लग रहा था। उसने बिना देखे ओशमी का हाथ कसकर पकड़ लिया और जैसे जैसे पटाखे फूटते उसका हाथ ओशमी के हाथ में कसता जा रहा था। ओशमी ने उसे देखा। ओरमन कांप रहा था। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो उसके हाथ को थपथपाने लगी। सेल्वन भी अंदर ही अंदर डर रहा था। उसे लड़ी वाले पटाखे से बहुत डर लगता था। कुछ देर बाद सारे पटाखे फूट गए। आदित्य बोला, देखा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उसने सब पर ध्यान दिया जो उसे पूरी शिद्दत से घूर रहे थे। आदित्य और अरिकेत ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। अनंत दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। फिर दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए और उसके पीछे सेल्वन, अभ्रम, विक्टर और ओजस भी दौड़ पड़े। अब गार्डन में आदित्य और अरिकेत आगे आगे, सेल्वन, अभ्रम, विक्टर और ओजस पीछे पीछे। मिराज निया के सिर को सहलाते हुए बोला, निया, ठीक हो? निया ने हाँ में सर हिला दिया और दूर हट गई। मिराज ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा और बोला, सच में ठीक हो ना? निया ने हाँ में सिर हिला दिया। मिराज उसे वहां से वापस ले गया। अश्वथ भी टिया को ले जाने लगा और बोला, जब पटाखों से इतना डर लगता है तो फोड़ने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी? टिया बोली, मुझे अनार जलाना था। आवाज करने वाले पटाखों से मुझे डर लगता है। वो अपना मुंह बनाकर बोली। टिया का व्हीलचेयर ऑटोमेटिकली चल रहा था। टिया के राइट साइड अश्वथ उसके साथ साथ चल रहा था। टिया का राइट हैंड अश्वथ ने पकड़ रखा था। टिया उसके हाथ को हिलाते हुए बोली, मुझे स्वीट खाने हैं। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। टिया बोली, बस एक ही बाइट। ओके, क्या खाओगी? टिया ने जब ये सुना उसकी आंखें चमकने लगी। वो बोली, रसगुल्ले, मामी ने रसगुल्ले बनाए हैं। और अपनी जीभ होठों पर फिराने लगी। अश्वथ बोला, पर रसगुल्ले तो कहीं नहीं थे। टिया बोली, वो मामी ने शायद छुपा कर रखा है। वो यूवी भाई और मामा जी के भी फेवरेट है ना, उनसे बचाने के लिए। अश्वथ बोला, तुम चाहती हो मैं वो रसगुल्ले खोज कर लाऊं? टिया ने उसे मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ बोला, तुम्हें रसगुल्ले खाने हैं ना, कल मैं खुद बनाकर खिलाऊंगा। कहां मैं खोजता रहूंगा? टिया उसके हाथ को जोर जोर से हिलाने लगी और बोली, नहीं, मुझे उनके बनाए रसगुल्ले ही खाने हैं, मतलब खाने हैं। अश्वथ उसे समझाते हुए बोला, पर छोटे गिलहरी। टिया ने अब उसका हाथ छोड़ दिया और बोली, मुझे नहीं पता, मुझे खाना है मतलब खाना है। आपको किचन में जाकर खोजना पड़ेगा। अश्वथ सोचते हुए बोला, ओके, ठीक है। वो टिया की जिद अच्छे से जानता था। वो मुंह फुलाकर बैठ जाएगी और फिर टिया के पीछे पीछे चला गया। दोनों किचन में पहुंचे। किचन बहुत बड़ा और एकदम क्लीन था। सारी चीजें उनकी जगह पर थीं। अश्वथ इधर उधर नजरें घुमाने लगा। गार्डन में ओरमन को रियलाइज हुआ कि कोई उसके हाथ को थपथपा रहा है। उसने हैरान होकर अपनी आंखें खोलकर ओशमी को देखा और जल्दी से उसका हाथ छोड़कर उछलकर दूर हो गया, जैसे ओशमी कोई सांप हो। ओशमी बोली, एहसान फरामोश। ओरमन बोला, मुझ पर ऐसा कौन सा एहसान किया है? तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ, तो क्या हुआ? ओशमी ने उसे घूर कर देखा और बोली, यू इडियट, कितना कसकर पकड़ रखा था, मेरा हाथ टूट जाता। ओरमन ने उसे घूर कर देखा और बोला, इतना भी टाइट नहीं पकड़ा था, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और जाने लगा। ओशमी ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ पलटा। ओरमन तेजी से पलटा और खुद को संभाल नहीं पाया और ओशमी को लेकर नीचे घास पर जा गिरा। पर ओशमी जानबूझकर उससे चिपक गई। वो उसे उठने ही नहीं दे रही थी।
ओरमन को उसकी इस हरकत से चिढ़ हो रही थी। वो दांत पीसते हुए बोला, ज्यादा चिपको मत, और बड़ी मुश्किल से उससे दूर हो गया और बैठ गया। ओशमी भी उठकर उसके पास बैठ गई और उसकी बाह को पकड़कर जबरदस्ती चिपक गई और उसके कंधे पर अपना सिर रखा। ओरमन उसे दूर करने की कोशिश करने लगा। वो बोला, What are you doing? ओशमी बोली, मुझसे शादी कर लो ना। पागल नहीं हो जो तुमसे शादी करूंगा। अचानक वो चौंक गया और सिर झुकाकर ओशमी को आंखें फाड़कर देखने लगा और बोला, क्या क्या कहा? मुझसे शादी कर लो। ओरमन उसे झिंझोड़कर दूर करते हुए बोला, मेरा दिमाग सही जगह पर है, मैं क्यों करूं तुमसे शादी? Because mushroom hair, I like you. ओरमन अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगा। ओरमन को ऐसे हक्का बक्का देखकर ओशमी बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? ओरमन वहां से उठकर भाग गया। ओशमी बस देखती रह गई। किचन में फाइनली अश्वथ ने रसगुल्ले खोज ही लिए। रसगुल्ले मिट्टी के बर्तन में थे और उसे सेफली रेफ्रिजरेटर में भानवी ने सीक्रेट चेंबर में छिपा रखा था। टिया को लालच आ गया था। वो मुंह खोलकर वेट कर रही थी कि अश्वथ उसे रसगुल्ले खिलाएगा, पर अश्वथ ने उसे इग्नोर कर दिया और सबसे पहले खुद एक रसगुल्ला निकालकर अपने मुंह में रखा और खाने लगा। टिया उसे घूर कर देखने लगी और बोली, आप बहुत बुरे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अश्वथ दूसरा रसगुल्ला खाते हुए बोला, वेट करो, सब्र का फल मीठा होता है। टिया फटाक से बोली, और वो मीठा आप खा रहे हो, आप मुझे खाने दो ना। अश्वथ उसे परेशान करते हुए बोला, वैसे मामी ने क्या रसगुल्ले बनाए हैं, वाओ, मैं अकेले खाने वाला हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे भी खाना है। अश्वथ रसगुल्ले खाने में बिजी था। टिया को अब पछतावा हो रहा था। वो कुछ सोचकर अपनी व्हील चेयर घुमाकर किचन से बाहर जाने लगी। अश्वथ तेजी से उसके सामने गया और रसगुल्ला सामने रखा, पर टिया ने उसका हाथ हटा दिया और आगे बढ़ गई। अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, व्हाट हैपेंड? तुम्हें खाने थे ना, लो। अब नहीं खाने हैं, आप ही खाओ। वो आगे बढ़ गई। अश्वथ देखता रह गया। उसे टिया का ऐसे पल भर में मन बदल लेना समझ नहीं आ रहा था। सब लोग वापस आर्यन पैलेस आ गए। अश्वथ टिया को हॉस्पिटल ले आया था। टिया उससे नॉर्मली बिहेव कर रही थी। गार्डन की दूसरी तरफ सेल्वन ने एक जगह लाइट पोल के नीचे, जहां पर बैठने के लिए बेंच था, उसके पास अहिति को नीचे उतारा। अहिति 2 कदम पीछे हट गई और उसके पैर बेंच से टकराए और वो लड़खड़ाकर बेंच पर बैठ गई। उसने अपनी तिरछी नजरों से सेल्वन को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। सेल्वन अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर उसके ऊपर झुक गया और बोला, अगर तुम्हें पटाखे जलाने थे तो तुम मुझे भी कह सकती थी। ये सुनकर अहिति उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी और उससे सवाल करते हुए बोली, सर, आप मेरे साथ पटाखे जलाते? सच में? ये सुनकर सेल्वन जल्दी से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जलाता? ये सुनकर अहिति मुस्कुराई। उसे मुस्कुराते हुए देखकर सेल्वन, जो आदित्य के पकड़ने के बावजूद अहिति ने आदित्य को कुछ भी नहीं कहा था, उस वजह से झल्लाया हुआ था। वो चिढ़ते हुए बोला, अब तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उस छोटे खरगोश के साथ तो उछल उछल कर पटाखे जला रही थी, और मेरे साथ पटाखे जलाने में तुम्हें मौत आती है? मुझे एक बार बोला तो होता, मैं क्या तुम्हें मना कर देता? अब्रम, ओजस और विक्टर पास की ही झाड़ी से अपना सिर निकालकर उन दोनों को देखने लगे। अब्रम नीचे घुटने के बल बैठा हुआ था और झाड़ी से बाहर झांक रहा था। उसके सिर के ऊपर ओजस ने अपना चिन्ह रखा था और उसके ऊपर विक्टर ने। ओजस ने उस झाड़ी के पत्तों के साथ अपने दोनों हाथों से 2 डंठल पकड़ रखे थे और उसे अपने चेहरे छुपाने के लिए कर रखा था। बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। वहीं अब्रम ने अपने दोनों कानों में गार्डन के फूलों को तोड़कर लगा रखा था, जबकि विक्टर ने भी उसी झाड़ी से डंठल तोड़कर अपने मुंह में चबाने के लिए रखा था। विक्टर उस झाड़ी के डंठल को अपने मुंह से निकालते हुए बोला, ओह माय गॉड, यहाँ पर तो सेल्वन स्ट्रिक्ट ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा है।
झूठा कहीं का, हमसे झूठ बोल रहा था। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर इधर ऐसे बॉयफ्रेंड की तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? देखना इसे सच में कौवा काटेगा। वो फिर ऊपर आसमान को देखते हुए बोला, ओ गॉड, सबको उनकी सोलमेट दे रहे हो, हम पर कृपा कब करोगे भगवान? अब्रम बोला, चिंता मत करो, भगवान को बहुत सारे काम हैं। तुम्हारी एप्लीकेशन फिलहाल पेंडिंग में है, जब वो फ्री होंगे देख लेंगे। इतना दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी। उधर फोकस करो, इन दोनों नए कपल पर। उसके ऐसा कहते ही विक्टर ने कुछ सोचते हुए अपना फोन बाहर निकाला और कैमरा ऑन किया। अहिति ने सेल्वन को देखा और उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। अहिति ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे और नीचे झुकाया। उसकी इस हरकत से सेल्वन हैरान होकर उसे देखने लगा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले अहिति ने उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। सेल्वन को तो जैसे बिजली का झटका ही लग गया। वो बर्फ की तरह जम गया। उसकी आंखें फैल गई थीं। उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी और उसी के साथ विक्टर ने उसकी ये फोटो कैप्चर कर ली। ओजस ने जल्दी से अपने हाथ से अब्रम की आंखें बंद कर दी और विक्टर ने दूसरे हाथ से ओजस की। अब्रम चिढ़कर ओजस का हाथ हटाते हुए बोला, क्या है, मेरी आंखें क्यों बंद कर रहा है? ओजस बोला, सामने का सीन नहीं देखना चाहिए। अब्रम ने कहा, हाँ, जैसे तो कभी किसी को ऐसा करते भी नहीं देखा है ना, कब से इतना संस्कारी हो गया? ओजस भी विक्टर का हाथ हटाते हुए बोला, खुद की आंखें तो बंद नहीं की और मेरी आंखें बंद कर दी। अहिति जल्दी से दूर हो गई और जल्दी से खड़ी होकर वहां से भाग निकली। सेल्वन हड़बड़ाते हुए होश में आया और सामने बेंच पर अहिति को ना देखकर उसे ये सब सपना लग रहा था। वो खड़ा हुआ और अपने होठों पर हाथ रखा। वो खुद को समझाते हुए बोला, नो नो, इट्स अ ड्रीम। मैं सपना देख रहा था। मैं ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ? उसने अपना सिर झटका और उसे अपने होठों पर कुछ फील हुआ। उसने अपने हाथ को देखा। उस पर लाल रंग था जो अहिति की लिपस्टिक का ही था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो बोला, मतलब उसने सच में? और वो वहां इधर उधर देखने लगा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। उसके ऐसा करते ही ओजस ने झाड़ी के पत्तों से अपने चेहरे को छुपा लिया और विक्टर ने उस डंठल को वापस अपने मुंह में दबा लिया। सेल्वन की नजर उस तरफ नहीं गई। जब सेल्वन को यकीन हो गया कि किसी ने नहीं देखा, वो रफू चक्कर हो गया। अश्वथ टिया को सबके बीच लेकर आया। अभिनंदा दादाजी उसे देखकर बोले, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुम मेरी नातिन के कमरे में दरवाजे से जाने के बजाय चोरी छुपे खिड़की से गए? मैंने दरवाजे क्या दिखाने के लिए बनाए हैं जो खिड़की से गए? ये सुनकर सब लोग अश्वथ को हैरान होकर देखने लगे। युवान बोला, जीजा जी, आई मीन अश्वथ आर्यन खिड़की से अंदर गया? ओह माय गॉड। अश्वथ मुंह बनाते हुए बोला, अगर आपने देख लिया था तो ऐसे सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? आपकी नातिन दरवाजा बंद करके अंदर बैठी थी, क्या करता? अब ऑप्शन खिड़की ही था तो अंदर चला गया। उसने सीधा सपाट जवाब दे दिया। ये सुनकर अधिराई बोले, क्या कहा? रूम में दरवाजा बंद करके अंदर बैठी थी, पर क्यों? टिया ने अश्वथ को घूर कर देखा, जैसे उसे वार्निंग दे रही हो कि अगर कुछ भी बताया ना, वो उससे बात नहीं करेगी। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, वो मैंने दिवाली गिफ्ट नहीं दिया था ना, इसलिए। तभी आदित्य वहां पर भागते हुए आया और रुककर झुकते हुए अपने घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगा। उसे ऐसे देखकर एहित दादाजी बोले, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ गया है क्या, जो ऐसे भाग कर आ रहे हो? और अनंत कहाँ है? उनकी बात सुनकर आदित्य खड़ा हो गया और बोला, उसी से तो भाग कर आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। टिया बोली, मुझे भी पटाखे जलाने हैं। अश्वथ ने एक स्पार्कलर जलाकर उसे पकड़ाया। टिया का मुंह बन गया। वो बोली, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो फुलझड़ी पकड़ा रहे हो। अभिनंदा दादाजी अश्वथ को देखकर बोले, बेटा जब ठीक हो जाओगी तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, जी भर के पटाखे जलाना, तुम्हारा खड़ूस पति भी नहीं। अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा। टिया ने चुपचाप बात मान ली, क्योंकि वो सिर्फ अश्वथ से जिद कर सकती थी। अनंत भी आ गई
उसे देखकर आदित्य अश्वथ के पीछे छुप गया। अश्वथ बोला, क्या हुआ? आदित्य ने उसे देखा और बोला, वो मेरा फायदा उठाकर निकल जाती है। अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, तुम दूसरों को तो बहुत ज्ञान देते हो, खुद के टाइम क्या हुआ? आदित्य बोला, वो मौका ही नहीं देती। उसने अपना मुंह छोटा सा बना लिया। सेल्वन और अहिति भी आ गए। अकेली टिया के हाथ में स्पार्कलर था, जिसे वो बेमन से पकड़ी हुई थी और घूर कर देख रही थी। उसे अब जल्द से जल्द ठीक होना था, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि अगर वो ठीक नहीं हुई, पता नहीं उसे क्या क्या करने को नहीं मिलेगा। अभी तो वो पटाखे भी जला नहीं सकती थी। सुबह से उसने एक मिठाई तक नहीं खाई थी। अब उसे पछतावा हो रहा था। जब उसे आदित्य मिठाई खिला रहा था, तब उसकी मति मारी गई थी, जो उसने नहीं खाया। स्पार्कलर पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हुआ था। उसने ऐसे ही फेंक दिया, जो सीधे ओशमी के सामने गिरा। वो डरकर एक कदम बंदर की तरह उचककर सीधे ओरमन की गोदी में चली गई, और ओरमन ने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया था। हालांकि उसे भी अपनी खुद की हरकत पर हैरानी हो रही थी कि उसने ओशमी को उठाया ही क्यों है। ओशमी टिया को देखकर बोली, टिया, तुम अपने हस्बैंड का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? ऐसे स्पार्कलर कौन फेंकता है? अगर मेरा लहंगा जल जाता तो मैं तो जलकर मर जाती। उसकी बात सुनकर सबने उन्हें देखा। सब लोग दोनों को आंखें फाड़कर देखने लगे। अभिनंदा दादाजी ओशमी को ओरमन की गोद में देखकर कुछ ज्यादा ही घूरकर ओरमन को देख रहे थे। ओरमन सबकी नजरों को खुद पर देखकर हड़बड़ा गया और जल्दबाजी में ओशमी को छोड़ दिया, और धम के साथ ओशमी नीचे घास पर गिर पड़ी और कराहने लगी। उसके ऐसा करते ही सब लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अभिनंदा दादाजी ओरमन को घूरते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को पटकने की? ओरमन मुंह बनाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मैंने आपकी पोती को नहीं पटका है। वो आप ही लोग हैं जो मुझे ऐसे घूर रहे थे। आप लोगों के ऐसे घूरने से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था, छोड़ दिया मैंने। और गलती आपकी पोती की है। क्या जरूरत थी मेरे ऊपर बंदर की तरह चढ़ने की? तभी वहां तीनों जासूस भी आ गए। विक्टर ने अभी भी उस डंठल को अपने मुंह में चबा रखा था, और ओजस ने दोनों डंठलों को पकड़ रखा था, जबकि ओरमन के कानों में अब भी फूल लगे हुए थे। विक्टर ने ओरमन और ओशमी को देखा। ओशमी कराहते हुए उठ रही थी। वो बोला, क्या हो गया मिस आनंद, कैसे गिर गई? उसकी बात सुनकर सबकी नजर उन तीनों पर गई, और उन्हें ऐसे देखकर वो उन्हें अजीब तरीके से घूरने लगे। वो तीनों हचकचा गए। ओजस बोला, क्या हुआ, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हम लोग आप लोगों को इस धरती के वासी नहीं दिखाई दे रहे हैं? हे भगवान, कहीं हम लोग कुछ और दिखाई दे रहे हैं क्या? और फिर तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अभ्रम बोला, हम लोग इंसान ही दिखाई दे रहे हैं, फिर ये लोग घर में ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे हम बहुत अजीब दिखाई दे रहे हैं? अश्वथ ने अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बोला, माफ कर दिया ना? टिया कुछ सोचते हुए बोली, पहले मेरी तारीफ करिए, मैं अच्छी लग रही हूं ना? ये सुनकर अश्वथ ने उसे सिर से पांव तक देखा। टिया सच में बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ बोला, पहले भी तो कहा था ठीक लग रही हो। ये सुनकर टिया उसे घूरते हुए शिकायत करते हुए बोली, आपको ना किसी की तारीफ भी करनी नहीं आती है। आप कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते हो। जब देखो तब बस यही बोलते हो, ठीक लग रही हो, और मुझसे अपनी भर भर कर तारीफ करवाते हो। आपने कभी भी मेरे अच्छे से तारीफ नहीं की है, लेकिन आज आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। उसने इतना कहा ही था कि उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अश्वथ ने अपने होठों से उसका मुंह बंद कर दिया था। टिया आंखें बड़ी करके अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ दूर होकर बोला, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। वो उसके चेहरे को सहलाने लगा। टिया ये सुनकर खुश हो गई और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वो अपनी और तारीफ सुनने के लिए बोली, इतने से काफी नहीं होगा, और आगे। अश्वथ सोचते हुए बोला, और क्या बोलूं? जैसी लग रही हो वैसा ही तो बोला, कुछ और भी कहना था क्या? ठीक है, अगर तुम पटाखे जलाना नहीं चाहती हो और अपनी तारीफ सुनना चाहती हो तो रुको, मैं गूगल करके तुम्हारी तारीफ करता हूँ। ये सुनकर टिया जल्दी से बोली, क्या कहा?
पटाखे? हाँ, मुझे पटाखे जलाने हैं। और आप गूगल से हेल्प लोगे? अब खुद मेरी तारीफ नहीं कर सकते? वो नाराज होते हुए बोली। अश्वथ बोला, तुम्हें पटाखे जलाने हैं कि नहीं? जलाने हैं ना? ये सुनकर टिया जल्दी से बोली, हाँ मुझे जलाने हैं। अश्वथ बोला, गुड गर्ल। फिर अपने एक हाथ की उंगलियों से उसके गालों को पकड़ लिया और उसके होठों को चूम लिया। अश्वथ बस उससे दूर हो ही रहा था कि टिया ने उसे रिटर्न किस कर लिया। उसकी हरकत देखकर अश्वथ के होठों पर शरारती स्माइल आ गई। फिर वो टिया को छेड़ते हुए बोला, क्या बात है, मेरी स्टूडेंट तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। उसने अपनी एक आई विंक की तो टिया के गाल गुलाबी हो गए। वो बोली, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूं। अश्वथ अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला, अच्छा, पर तुमने कुछ महीने अपनी बुआ को तो यही बताया था कि मैं तुम्हारा टीचर हूं, है ना? तो हुई ना मेरी स्टूडेंट? तुमने खुद मुझे एज ए टीचर इंट्रोड्यूस करवाया था, भूल गई? और अपनी उंगली से उसके माथे पर टैप किया। टिया अपने माथे को सहलाते हुए बोली, मुझे पटाखे जलाने हैं। ठीक है। फिर खड़े होकर उसके पीछे गया और व्हील चेयर को पुश करते हुए कमरे से बाहर निकाला। वहीं आदित्य के कमरे में खींचने के बाद उसकी पीठ एकदम से दरवाजे से चिपक गई थी। उसने अपने सामने खड़ी अनंत को देखा जो उसे घूर रही थी। अनंत ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर रखा था ताकि आदित्य चिल्लाकर शोर न मचाए। आदित्य का कोई भरोसा नहीं था, कब वो क्या कर दे। आदित्य अनंत को देखकर सोच में पड़ गया था कि आखिर अनंत ने उसे ऐसे कमरे में क्यों खींचा होगा, लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ पटाखों पर था। अनंत बोली, मैं हाथ हटा रही हूं, चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं। वो उसे धमकाते हुए बोली। आदित्य ने अपनी पलकें हाँ में झपकाई क्योंकि उसे अपने पटाखों की बहुत चिंता हो रही थी। अनंत ने धीरे से उसके मुंह से अपना हाथ हटाया। आदित्य ने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस लेते हुए बोला, मुझे तो लगा था जैसे इस घर में भूत ने मुझे खींच लिया है, पर पता नहीं था वो भूतनी तुम निकलोगी। ये सुनते ही अनंत ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए अपना हाथ रखा। आदित्य एकदम से चौंक गया और सावधान होकर दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसने अनंत को देखा जो उसे बुरी तरीके से घूर रही थी। आदित्य सरकते हुए दूसरी तरफ से निकलने के लिए सरकने लगा, पर अनंत ने उधर भी अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। अब आदित्य बीच में फंस गया था और सामने अनंत उसके करीब खड़ी उसे घूर रही थी। आदित्य ने बेचारगी से अनंत को देखा और नीचे दीवार से होते हुए बैठने लगा। उसी के साथ अनंत भी अपने हाथों को नीचे लाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बैठने लगी। आदित्य नीचे बैठ गया और उसके सामने अनंत घुटने के बल बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ अब भी उसके दोनों ओर थे। आदित्य बोला, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? अब मुझे मेरे पटाखों की टेंशन हो रही है। अगर कोई उसे ले गया तो तुम मुझे पटाखे लेकर भी नहीं दोगी। इतनी मुश्किल से मैंने जुगाड़ किया है। अनंत उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, तुम उसके साथ पटाखे क्यों जला रहे थे? ये सुनकर आदित्य एकदम से चौंक गया और अनंत के चेहरे को ध्यान से देखने लगा और बोला, किसके साथ? तुम सेल्वन की गर्लफ्रेंड के साथ पटाखे जला रहे थे ना, और उसे पकड़ कैसे रखा था? ये सुनते ही आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें जलन हो रही है? जलन हो रही है? फिर वो शिकायत करते हुए बोला, तुम तो मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रही थी, अकेले फोन पर बिजी थी, इसलिए मैं अकेले ही पटाखे चलाने चला गया। फिर वो आ गई और मुझे कंपनी देने के लिए एक पार्टनर मिल गई। तुम्हारी गलती है, तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही थी। तुम तो मेरे लिए स्वीट्स भी लेकर नहीं आई, पटाखे भी नहीं लाई और गिफ्ट भी लेकर नहीं आई, और मुझे यहाँ पर अकेला देखकर डरा धमका रही हो। मैंने तुम्हें इतना अच्छे से पहनने के लिए कपड़े दिए, तुमने तो मुझे मिठाई का एक डब्बा भी नहीं दिया। कम से कम मेरा मुंह मीठा कर देती। ये सुनकर अनंत ने ध्यान से उसे देखा और बोली, अच्छा, तुम्हें अपना मुंह मीठा करना है? आदित्य जल्दी से बोला, हाँ, वो भी रस। उसने इतना कहा ही था कि वो एकदम से चुप हो गया। अनंत ने अपने एक हाथ से उसके गालों को पकड़कर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। आदित्य की लगभग आंखें निकल आई थी। वो अपना सिर हिला हिलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज अनंत के होठों के बीच ही दबकर रह गई। अनंत ने उसे डीपली किस किया
और उसके होंठों को फ्री कर दिया। आदित्य उसे मुंह फुलाकर देखने लगा। अनंत बोली, मुंह मीठा करना था ना, लो हो गया। और मुंह मीठा करना है तो बताओ। वो अपने होंठ उसके होंठों के करीब ले जाते हुए कहने लगी, और मुंह मीठा करना है। आदित्य ने जल्दबाजी में उसे खुद से दूर करने के लिए अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए। उसके ऐसा करते ही अनंत की आंखें बड़ी हो गईं और वो अपनी आंखें बड़ी करके अपने सीने पर आदित्य के हाथों को देखने लगी। वहीं आदित्य को भी रियलाइज हुआ कि उसने जल्दबाजी में क्या कर दिया है। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और उसके हाथ कांपने लगे और वो घबराई हुई नजर से अनंत को देखने लगा। वो डरते हुए बोला, सॉरी, गलती से हो गया। फिर उसने झट से अपने हाथ हटा लिए और डर से अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और वो एक ही चीज बोलते जा रहा था, गलती से हो गया, गलती से हो गया, माफ कर दो, गलती से हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अनंत के लिए सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। उसने जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया और आदित्य को देखा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर हटाया। आदित्य का चेहरा डर की वजह से घबराया हुआ और इनोसेंट नजर आ रहा था। अनंत बोली, क्यूटी, इधर मुझे देखो, देखो। आदित्य ने डरते हुए अपनी आंखें खोली। उसे डर था कहीं अनंत उसे पीट ना दे और अनंत को नॉर्मल देखकर बोला, सॉरी, वो मैंने गलती से। अनंत ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखी और चुप रहने का इशारा किया। आदित्य चुप हो गया और उसे देखने लगा। अनंत बोली, मेरे साथ पटाखे जलाओगे? ये सुनते ही आदित्य की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। अनंत मुस्कुराई और अपनी उंगली उसके मुंह से हटाई और दोबारा से उसके होठों को छू लिया। आदित्य मुंह बनाते हुए मन में बोला, ये चोरनी जब देखो तब मेरा फायदा उठाकर निकल जाती है और मैं बेवकूफ उसे फायदा उठाने देता हूं। अनंत खड़ी हो गई। आदित्य भी जल्दी से खड़ा हो गया। वो भी अनंत को रिटर्न किस करना चाहता था। उसने अनंत को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनंत पलट गई, पर अचानक से वो रुक गई और आदित्य ने बहुत ही अफसोस से अपनी आंखें बंद कर लीं। अनंत की दोनों आईब्रो सिकुड़ गईं। उसने आंखें बंद कर लीं। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और देखा उसने हड़बड़ी में अनंत को पकड़ने के चक्कर में गलती से अनंत के पलटने के बाद उसके पीछे क्रॉप टॉप को पकड़ लिया, जिसके चलते उसके साथ ब्रा स्ट्रैप को भी पकड़कर खींच लिया था। उसने हड़बड़ी में जल्दी से छोड़ दिया और वो एक आवाज के साथ अनंत के बैक पर जा लगी। अनंत पीछे पलटी और अपनी आंखें खोली और आदित्य को घूर कर देखने लगी। आदित्य बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो हकलाते हुए बोला, गलती से हो गया, सॉरी, और तेजी से पीछे मुड़ा और दरवाजे से जा टकराया। अपनी नाक सहलाते हुए जल्दी से उसने दरवाजा खोला और अनंत को बिना देखे ही बाहर निकलकर पटाखों को भी उठाना जरूरी नहीं समझा और भाग गया। अनंत बस घूरती रह गई। आदित्य ने सिर उठाकर देखा। उसका हाथ अहिति ने पकड़ रखा था। आदित्य बोला, तुम तो सेल्वन की प्रॉपर्टी हो ना? अहिति ने नामे सिर हिला दिया और बोली, आप यहाँ अकेले? आदित्य उदास होकर बोला, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, सब खुद में बिजी हैं। अहिति उसकी बात सुनकर बोली, पर अकेले पटाखे जलाने में मजा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मुझे अपने साथ शामिल करोगे? आदित्य उसे देखने लगा और बोला, ठीक है, सबसे पहले ये रॉकेट जलाते हैं। और उसने रॉकेट जलाया। रॉकेट सीधे ऊपर गया और फूटा। आदित्य और अहिति ने एक दूसरे के साथ हाई फाई किया और पटाखे जलाने लगे। दोनों को पटाखे फोड़ने में बहुत मजा आ रहा था। गार्डन की दूसरी तरफ सब लोग मौजूद थे। सेल्वन आसमान में हो रही आतिशबाजी को देख रहा था। सब लोगों ने पटाखे जलाना बंद कर दिया था और गार्डन में बैठे हुए थे। सेल्वन बोला, हम सब लोगों ने पटाखे जलाना बंद कर दिया है, फिर पटाखे फूट कहां से रहे हैं? नेबर्स ने भी बंद कर दिया है। उसकी बात सुनकर सबने ये नोटिस किया और आसमान की तरफ देखा। अब्रम बोला, देखकर तो ऐसा लगता है जैसे गार्डन के दूसरे पोर्शन में पटाखे फोड़ रहे हैं, पर पटाखे फोड़ कौन रहा है? और यहाँ तो हम सब लोग हैं, यहाँ कौन नहीं है?
सब लोग देखने लगे। विक्टर बोला, बिग बॉस और यंग मैडम नहीं है, और अपना छोटा खरगोश और सेल्वन की गर्लफ्रेंड, बाकी सब लोग तो यहीं पर मौजूद हैं। सेल्वन ये सुनकर बोला, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो टीम बी की लीडर है और कुछ नहीं। ओरमन बोला, ठीक है जो भी है, मुझे ऐसा लगता है ये पटाखे जरूर आदिति फोड़ रहा होगा, लेकिन उसे पटाखे कहां से मिले? सब तो हम लेकर आए थे ना, और कुछ देर पहले तो यहाँ पर बैठकर सब लोगों को घूर रहा था और मिठाई खा रहा था। अचानक से कहां मिस्टर इंडिया हो गया? ओजस बोला, सबसे पहले तो उसे रोकने चलो, वो पटाखे फोड़ रहा है, कहीं रॉकेट घर में ना घुसा दे। अब्रम, सेल्वन, ओजस और विक्टर जल्दी से दूसरी तरफ भागे। अनंत भी उनके पीछे गई। वो लोग गार्डन के दूसरे पोर्शन में पहुंचे, जहां अहिति और आदित्य मजे से पटाखे फोड़ रहे थे। सेल्वन ने जब आदित्य के साथ अहिति को देखा, पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखें छोटी हो गईं और वो जल्दी से गया और अहिति और आदित्य, जो हाई फाई करने वाले थे, अहिति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पीछे कर लिया। अहिति चौंक गई और सेल्वन को देखने लगी, फिर अपने हाथ को देखा जिसे सेल्वन ने कसकर पकड़ रखा था। आदित्य उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोला, अब तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह बीच में कहां से टपक गए? तुम लोगों को मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है ना? आ गए सब लोग बीच में, इधर आओ पार्टनर। और उसने अहिति का हाथ पकड़ा और खींचने लगा। दूसरी तरफ सेल्वन ने भी कसकर पकड़कर खींचा। उन दोनों के बीच अब बेचारी अहिति फंस गई थी, कभी आदित्य खींचता तो कभी सेल्वन। अहिति बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सेल्वन बोला, आदित्य उसका हाथ छोड़ो। आदित्य बोला, पहले तुम छोड़ो, वो तुम्हें बोल रही है, वो मेरी पार्टनर है, मेरे साथ इतने अच्छे से पटाखे जला रही थी, तुम ही बीच में आए हो, छोड़ो। और उसने सेल्वन के हाथ पर जोर से अपने दांतों से काटा, जिससे सेल्वन ने अहिति का हाथ छोड़ दिया। आदित्य ने अहिति को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, जैसे अहिति उसकी कोई फेवरेट चीज हो जिसे सेल्वन छीनने की कोशिश कर रहा था। सेल्वन ने आदित्य को घूर कर देखा। वहीं अनंत की आंखें छोटी हो गईं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आदित्य ने अहिति को पकड़ रखा था। अब्रम, ओजस और विक्टर बस उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। विक्टर कुछ सोचते हुए बोला, आज इस छोटे खरगोश को हो क्या गया है? पहले तो जब देखो तब अपनी चोरनी के आगे पीछे घूमता था, लेकिन आज उसने अपनी चोरनी तक को इग्नोर कर दिया और सेल्वन की गर्लफ्रेंड से चिपक कर खड़ा है। इसके दिमाग में चल क्या रहा है? आदित्य को ऐसे अहिति को पकड़कर रखने से सेल्वन को बहुत जलन हो रही थी और उसे अहिति पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो आदित्य के ऐसे पकड़ने पर उसे कुछ भी नहीं कह रही थी। अब्रम, ओजस और विक्टर सेल्वन के जलन से भरे चेहरे को देखने लगे। ओजस बोला, ये तो एकदम जेलस बॉयफ्रेंड बना हुआ है। कुछ देर पहले तो कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, वो तो टीम बी की लीडर है, लेकिन इसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर लगता है जैसे मामला ही कुछ और है। झूठ बोले कौवा काटे। अब्रम बोला, किसको कौवा काटेगा? विक्टर बोला, आई थिंक झूठ सेल्वन ने बोला है, तो उसे ही कौवा काटेगा, और किसे काटेगा? अब उधर देखो, अपना जेलस सेल्वन क्या कर रहा है। सेल्वन दांत पीसते हुए उन दोनों के सामने गया और जबरदस्ती अहिति को आदित्य से छुड़ाया और बिना सोचे समझे उसने अहिति को अपने कंधे पर उठा लिया। उसकी ये हरकत देखकर अब्रम, ओजस, विक्टर और आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। सेल्वन आदित्य को घूरते हुए उसे उंगली दिखाकर बोला, दिस गर्ल इज माइन, अपनी वाली पर ध्यान दो, अगली बार इसके आसपास ही मत भटकना। फिर अहिति को वैसे ही लेकर चला गया। बेचारी अहिति को बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा रखा था। उसका ऐसे उन लोगों के सामने अपने कंधे पर उसे उठाना बहुत अजीब लग रहा था। पर जब उसने सेल्वन को कहते हुए ये सुना कि वो उसकी है, उसके मन में लड्डू फूटने लगे। आदित्य छोटे से बच्चे की तरह अपने दोनों हाथ पैर हिलाने लगा और बोला, मुझे पटाखे जलाने के लिए कोई कंपनी देने वाला मिला भी था तो उसे भी ले गए, अब मैं किसके साथ जलाऊंगा? अब्रम उसे देखकर बोला, तुम्हें ये सब पटाखे कहां से मिले? आदित्य ने उसका सवाल सुना और अगले ही पल वो भागकर जल्दी जल्दी पटाखे समेटने लगा। उसे ऐसा करते देख उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य कर क्या रहा है। वहीं आदित्य को डर था कि बड़ी मुश्किल से तो उसे पटाखे मिले थे
कहीं ये भी जब्त ना हो जाए। सारे पटाखे समेट कर वो भाग गया। उसने पीछे मुड़कर किसी को भी नहीं देखा। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ओजस बोला, आज इसे हुआ क्या है? ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? आदित्य के भागते ही अनंत भी चली गई थी। आदित्य सीधे आनंद मैंशन के अंदर घुस गया। जिस तरफ कमरे थे वो उस तरफ जाने लगा। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला और एक हाथ ने उसके कॉलर को पकड़कर अंदर खींचा। सारे पटाखे बाहर उसके हाथ से छूटकर गिर गए और वो अंदर खींचा चला गया। दरवाजा खटाक के साथ बंद हो गया। वहीं टिया के कमरे में टिया मुंह फुलाकर अपने बहते आंसुओं को पोंछ रही थी। अश्वथ उसके सामने गया और उसके सामने घुटने के बल बैठते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। टिया रोते हुए गुस्से में बोली, जाइए अपनी नई छोटी गिलहरी के पास, उसी के साथ रहना। वो रोने लगी। अश्वथ उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आई वॉज जस्ट जोकिंग, बस मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। तुमने तो इसे अपने दिमाग में ही बैठा लिया। तुम्हारे अलावा मुझे हैंडल कौन कर सकता है? उसने शरारत से आई विंक की, पर टिया ने उसे एक हाथ से धक्का दिया। पर अश्वथ अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। टिया ने उसे और पूरी ताकत से धक्का दिया, पर रिजल्ट वही का वही। टिया अब रोना छोड़कर अश्वथ को मारने लगी। अश्वथ उसके अचानक से ऐसे मारने से हड़बड़ा गया और बोला, What are you doing? तुम तो मुझे पीटने पर उतर आई। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। टिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अश्वथ ने उसे देखा। वो अपने हाथ को छुड़ाने में लगी हुई थी। अश्वथ हंसते हुए कहने लगा, You know what? तुम पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई हो। टिया उसे घूर कर देखने लगी। अश्वथ ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने दोनों कान पकड़कर अच्छे बच्चे की तरह बोला, सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। अभी रोना बंद करो, वरना कुछ देर बाद तुम्हारी नाक बहना शुरू हो जाएगी। बहुत गंदी दिखाई दोगी। ये सुनकर टिया ने अश्वथ के मुंह पर पंच मारा। अश्वथ इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो पीछे गिर गया और अपनी आंखें बड़ी करके टिया को देखने लगा। टिया के पंच से उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो उठा और खड़ा हो गया और टिया को घूर कर देखने लगा। उसके ऐसे घूर कर देखने से टिया की जान हलक में अटक गई। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसे अश्वथ को पंच नहीं मारना चाहिए था। उसे डर लग रहा था कहीं अश्वथ उससे नाराज ना हो जाए और सच में कोई नई छोटी गिलहरी ना खोज ले। उसने अश्वथ को देखा जो उसे ही घूर रहा था। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर अश्वथ को बहुत मजा आ रहा था। वो उसे डराने के मोटिव से सीरियस होकर बोला, यू नो व्हाट, छोटी गिलहरी, तुमने मुझे पंच मारकर अच्छा नहीं किया। मैं इतनी देर से तुम्हारे नखरे उठा रहा हूं और तुम मान ही नहीं रही हो। अब तो तुमने मुझे सीधे मुंह पर पंच ही मार दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर टिया की हालत खराब हो गई और उसकी जुबान जैसे चिपक ही गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अश्वथ वहां से जाने के लिए पलटा। टिया ने पीछे से उसके हाथ को एक हाथ से पकड़ लिया और उस पर अपना सिर रखकर रोने लगी। अश्वथ जल्दी से पीछे पलटा और घुटने के बल बैठकर उसे गले से लगा लिया और दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाने लगा और बोला, रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। टिया बोली, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। आप अपने लिए नई छोटी गिलहरी नहीं ला सकते। वो सिर्फ मैं हूँ। आप सिर्फ मेरे हो, किसी के भी नहीं। अगर आप नई छोटी गिलहरी लाओगे तो मैं उसकी आंख नोच लूंगी, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी और उसके बाल काट दूंगी। ये सुनकर अश्वथ अपनी हंसी नहीं रोक पाया और हंसते हुए बोला, नहीं लाऊंगा कोई छोटी गिलहरी। एक ही तो छोटी गिलहरी है, वो सिर्फ तुम हो। अब मुझे तुमसे मार थोड़ी ना खानी है जो मैं नई छोटी गिलहरी लाऊंगा। अब तो तुम मुझे मारने भी लगी हो। तुम तो मेरा मार मार कर मोमोज बना दोगी। ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? ये सुनते ही टिया ने अश्वथ के कान के नीचे गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। अश्वथ अचानक से चिहुक गया। टिया ने बहुत जोर से काटा था। टिया उससे अलग हो गई और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अश्वथ अपनी गर्दन को सहलाने लगा। उसने टिया को देखा और बोला,
तुमने क्या मेरी जान लेने का सोच रखा है? तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा आ गई है? तुम मेरी छोटी गिलहरी हो ना? और उसके चेहरे को इधर उधर करके देखने लगा। टिया चिढ़ते हुए बोली, मैं छोटी गिलहरी ही हूँ। फिर अश्वथ को घूरते हुए बोली, खबरदार जो दोबारा ऐसा कुछ कहा तो टांगे तोड़ दूंगी। अश्वथ उसके ऐसे तेवर देखकर दंग रह गया। टिया दोबारा बोली, दोबारा किसी और लड़की के बारे में सोचा ना तो बहुत मारूंगी। अश्वथ ने टिया के हाथ को देखा और उसके हाथ को पकड़ लिया और अपने गाल पर रखा और बोला, कंफर्म कर लो, मैं सच में हूं। उसकी बात सुनकर टिया होश में आई और फिर से उसकी आंखें भर आईं और वो अपना हाथ उसके गालों से हटाने लगी, पर अश्वथ ने हाथ हटाने नहीं दिया और कसकर पकड़ लिया और अपने गाल पर ही रहने दिया। टिया अपना हाथ खींचने लगी। अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, तुम तो बस थोड़ी देर के लिए मेरे इग्नोर करने की वजह से रोने लग गई। इतनी सी बात के लिए कोई रोता है क्या? टिया ने उसे नासमझी से देखा और बोली, मैं नहीं रो रही थी। अश्वथ ने उसका हाथ छोड़ दिया और घुटने के बल उसके सामने बैठ गया और अपने दोनों हाथों से टिया के चेहरे को पकड़कर बोला, फिर कुछ देर पहले क्या खुशियां मना रही थी? मोटे मोटे आंसू बहा रही थी ना? ऐसे कौन छोटी सी बच्ची की तरह रोता है? टिया को समझ आ गया कि जरूर अश्वथ ने उसे रोते हुए देख लिया होगा और उसके रोने की वजह खुद को मान रहा होगा। टिया बोली, मैं आपकी वजह से नहीं रो रही थी, वो तो मैं उसने इतना ही कहा था कि वो चुप हो गई। अश्वथ बोला, अच्छा, मेरी वजह से रो नहीं रही थी, फिर रो क्यों रही थी? और तुम बीच में रुक क्यों गई? टिया कुछ सोचते हुए बोली, वो हाँ, मैं रो रही थी क्योंकि क्योंकि मैं सबकी तरह पटाखे नहीं जला सकती ना, इधर उधर नहीं जा सकती, बस चुपचाप व्हील चेयर में बैठी हुई हूँ। सब लोग मस्ती कर रहे हैं, बस मैं ही व्हील चेयर पर पड़ी हुई हूँ। टिया ने साफ साफ अश्वथ से सफेद झूठ बोल दिया, पर वो ये भूल गई थी कि जिससे वो झूठ बोल रही है वो अश्वथ आर्यन है, जो उसके झूठ को अच्छे से पकड़ लेता है। अश्वथ उसका सफेद झूठ अच्छे से समझ रहा था। उसकी नजर टिया की गोद में रखे गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी और उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो अपने मन में बोला, छोटी गिलहरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे सफेद झूठ, और ये गिफ्ट बॉक्स किसने दिया होगा? उसने टिया को बिल्कुल भी फील होने नहीं दिया कि उसे पता है कि वो उससे झूठ बोल रही है। वो बोला, बस इतनी सी बात के लिए रो रही थी, सच में? टिया ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। अश्वथ ने टिया को ऊपर से नीचे देखा। टिया बहुत प्यारी लग रही थी। उसने उसके लेफ्ट हैंड को देखा जिसमें अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। वो बोला, डोंट वरी, यू विल गेट वेरी वेल सून एंड दिस प्लास्टर विल ऑल्सो बी रिमूव्ड. आफ्टर दैट योर फीट विल गेट व्हील्स एंड विंग्स. आफ्टर दैट वेयर विल यू लिसन टू एनीवन? उसकी बात सुनकर टिया मुंह बनाकर बोली, आप मुझे कंसोल कर रहे हो या फिर ताना मार रहे हो? और सब लोग तो कह रहे थे कि आप नहीं आने वाले, फिर आप क्यों आए? अब टिया भी अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी थी। अश्वथ ने उसके गालों को पकड़ लिया और बोला, अच्छा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मैं आ गया हूं? तो मतलब तुम चाहती ही नहीं थी मैं आऊं? कुछ ऐसा ही है ना? ये सुनकर टिया जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपका ही वेट कर रही थी। मैंने आपको बहुत मिस किया। आप तो मुझसे मिलने हॉस्पिटल में भी नहीं आए। अश्वथ उसकी बात सुनकर बोला, किसने कहा मैं हॉस्पिटल नहीं आया था? वो तो तुम थी जो जब देखो तब शिकायती गुड़िया बनी हुई थी, सबसे मेरी शिकायत कर रही थी। ये सुनते ही टिया अपनी आंखों की पुतलियां गोल गोल घुमाते हुए बोली, मैंने कब शिकायत की है? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी शिकायत किससे करूंगी? आप तो बहुत अच्छे हो ना। अश्वथ उसे ऐसे रंग बदलते देख हक्का बक्का रह गया। वो बिल्कुल आदित्य की कार्बन कॉपी लग रही थी। वो अपने मन में बोला, मेरे छोटे भाई ने इतनी जल्दी छोटी गिलहरी को ये सब भी सिखा दिया। ये दोनों साथ रहे तो पता नहीं मेरा छोटा भाई क्या क्या नाटक करना सिखा देगा। वो उसे देखते हुए बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे पास तुम्हारी वीडियो है। ये सुनकर टिया चुप हो गई
और अश्वथ को आंखें फाड़ कर देखने लगी। अश्वथ बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? हाँ, मुझसे? इन सब की ट्यूशन आदत देता है ना तुम्हें? ये सुनकर टिया ने जबरदस्ती दांत दिखाते हुए अपना सिर नामे हिलाया। अश्वथ ने कहा, तो फिर क्या खुद से सीख रही हो? टिया अपने होठों को अंदर मोड़कर आंखें नचाते हुए नामे सिर हिलाने लगी। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। टिया जल्दी से बोली, मैंने ओशमी दी से सीखा है। ये सुनकर अश्वथ ने अपना सिर पीट लिया। वो कैसे भूल सकता था? ओशमी टिया के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही थी और ओरमन ओशमी से चिढ़ता भी तो था। अश्वथ बोला, और क्या क्या सीखा है? टिया सोचने लगी और बोली, और कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो मेरी टीचर थोड़ी ना है। अश्वथ बोला, तुम अंदर क्यों आई थी? उसका ये सवाल सुनकर टिया ने अपनी गोद में रखा गिफ्ट बॉक्स देखा। अश्वथ ने भी उस गिफ्ट बॉक्स को देखा और बोला, ये गिफ्ट किसने दिया? टिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो चुप हो गई। अश्वथ ने उस बॉक्स को उठा लिया और खोला। उसने उस रिंग को देखा। वो उस रिंग को अच्छे से जानता था। उसने टिया को देखा, जो अपनी नजरें इधर उधर जानबूझकर मटका रही थी। वो बोला, ये तुम्हारी माँ की है। ये सुनकर टिया चौंक गई और अश्वथ को देखने लगी। वो बोली, आपको कैसे पता? अश्वथ उसे हल्के गुस्से में बोला, Who gave it to you? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? किसने दिया है? अश्वथ ने सख्ती से पूछा। टिया बोली, पापा ने दिया है। ये सुनकर अश्वथ की आंखें छोटी हो गईं और वो बोला, हृदय अग्रवाल कहाँ मिले थे? गार्डन के दूसरे पोर्शन में उन्होंने दिया है। अश्वथ ये सुनकर चौंक गया और बोला, व्हाट? वो यहां आए थे? किसी को पता भी नहीं चला? टिया उसे देखते हुए बोली, वो मुझे विश करने आए थे। ये गिफ्ट दिया है। ये मेरी मम्मा का है। इसे मैं रख रहा हूं। ये सुनकर टिया बोली, ये मेरा गिफ्ट है, आप नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकता? आई एम योर हस्बैंड। टिया ने उस बॉक्स को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अश्वथ ने अपने पॉकेट में डाल लिया और बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, ओके? मेरे पास सेफ रहेगा। टिया उसे घूरते हुए बोली, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूं जिससे ये खो जाएगा। ये मेरा है, मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। मेरी शिकायत कर रही थी ना सबसे, और यहां आ गई। इट्स योर पनिशमेंट। टिया को गुस्सा आ गया। वो बोली, आप भी तो आने के बाद मुझे इग्नोर कर रहे थे। इतने दिनों तक मुंह फुलाकर बैठी हो वो क्या है? 2 दिन में कैसे रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं। एक तो तुम्हारे नखरे, पता नहीं कैसे रह रही हो, सोच सोच कर परेशान था। टिया ये सुनकर बोली, सॉरी, आप भी मुझे दिवाली मनाने से मना कर रहे थे। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, ये कपड़े किसने पसंद किए हैं? टिया चहकते हुए बोली, ओशमी दी ने। मैं बहुत अच्छी लग रही हूं ना, उन्होंने मुझे रेडी किया है। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और बोला, चलो गार्डन में। नहीं, पहले मेरी तारीफ करिए, मैं अच्छी लग रही हूं या नहीं, फिर। आप मेरी तारीफ ही नहीं कर रहे? अश्वथ बोला, तारीफ सुननी है सच में? टिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अश्वथ बोला, तुम्हारे कपड़े का एक हाथ कहाँ है? ये सुनकर टिया ने अपने लेफ्ट हैंड को देखा और घूरते हुए बोली, प्लास्टर लगा है, इसलिए उन्होंने ये फाइनल किया। अब आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? सबने मेरी तारीफ की, आपको ये दिखा कि मेरे कपड़े का एक हाथ नहीं है। मुझे नहीं पता, मेरी तारीफ करिए। अश्वथ ने टिया की बात को इग्नोर कर दिया और बोला, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए थे ना। टिया को अब गुस्सा आ गया और उसने अश्वथ को घूर कर देखा, फिर उसकी तरफ झुक गई और उसके कंधे पर दांत गड़ा दिए। अश्वथ उसके ऐसे करने से एकदम से चौंक गया, पर वो बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ और ना ही कोई रिएक्ट किया। वो टिया को सिर झुकाकर देखने लगा। टिया उससे दूर हो गई और मुंह फुला लिया। अश्वथ ने उसके चेहरे को देखा और बोला, हो गया या फिर कहीं और भी काटना है? टिया ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। वो मारते मारते थक गई और बोली, आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो ना, मैं भी आपकी तारीफ नहीं करूंगी।
आप बहुत गंदे दिखाई दे रहे हो। मतलब मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ? तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? टिया ने अपना मुंह फेर लिया और गुस्से में बोली, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। मैं यही रहूंगी हमेशा के लिए। ये सुनकर अश्वथ ने उसे देखा और उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसे हंसी आ गई। वो हंसने लगा। टिया उसके हंसने से चिढ़ गई और बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अश्वथ अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहने लगा, अच्छा, मैंने 5 मिनट तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारी हालत रोने के लायक हो गई थी। तुम इतने दिन मुझसे बिना बात किए, मुझे परेशान किए रह पाओगी? ठीक है, तुम रहना यहीं। मैं अपने लिए। वो जानबूझकर रुक गया। टिया बोली, अपने लिए क्या? अश्वथ बोला, मैं अपने लिए एक नई छोटी गिलहरी खोज लूंगा जो तुम्हारी तरह मुझे परेशान नहीं करेगी और मेरी केयर करेगी और बहुत समझदार भी होगी, मुझसे प्यार भी करेगी। ये सुनकर टिया को सदमा ही लग गया। वो इमेजिन करने लगी कि उसके ऐसे नाराज हो जाने के बाद अश्वथ की लाइफ में उससे भी सुंदर लड़की आ जाती है और अश्वथ उसे भूलकर उससे प्यार करने लगा है। उसके छोटे छोटे बेबी भी आ गए हैं। उनकी एक हैप्पी फैमिली है। वो ये इमेजिन करके अंदर तक हिल गई और अश्वथ को देखा और उसकी आंखें पनीली हो गईं। वो बोली, अपनी नई छोटी गिलहरी के साथ ही रहना। अश्वथ ये सुनकर हैरान रह गया। टिया ने व्हील चेयर को आगे बढ़ाने का बटन प्रेस किया। व्हील चेयर उसके सामने होते हुए आगे बढ़ गई। टिया को अश्वथ की ये बात सीधे दिल पर लगी थी। अश्वथ को उसके कहने का मतलब समझ आया। वो तेजी से पलटा और उसके पीछे भागा, पर तब तक टिया अपने कमरे के अंदर जा चुकी थी और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। अश्वथ ने डोर ओपन करने की कोशिश की, पर डोर अंदर से बंद था। वो दरवाजे को पीटते हुए बोला, छोटी गिलहरी, ओपन द डोर। आई वॉज जस्ट जोकिंग, तुम गलत समझ रही हो। टिया अपने आंसू पोंछने लगी और बोली, आई हेट यू। आप रहना अपनी नई छोटी गिलहरी के साथ। मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना, अब से नहीं करूंगी। वो ये कहते हुए सिसकने लगी। अश्वथ को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपना सिर पीट लिया और वहां से भागकर बाहर गार्डन की तरफ आया और टिया के रूम की खिड़की के पास पहुंचा। किस्मत अच्छी थी कि विंडो ओपन था। अश्वथ ने विंडो से झांक कर देखा। टिया अंदर रो रही थी। अश्वथ जल्दी से अंदर कूद गया। टिया ने आवाज सुनकर उसे देखा और मुंह फेर लिया। अश्वथ उसकी तरफ बढ़ गया। गार्डन में आदित्य चुपचाप बैठा, मिठाई स्लो मोशन में खाते हुए मिराज, निया, अभ्रम, परंपरा, ओरियन और ओजल को देखकर बोला, इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही था। बेकार में ही इस चोरनी के चक्कर में पड़ गया। अब से मैं पहले की तरह रहूंगा, हैप्पी। अब मैं भी पटाखे जलाऊंगा। फिर वो उठकर चला गया और अपने छुपाए पटाखे लेकर गार्डन के दूसरे हिस्से की तरफ गया और अपने पटाखे नीचे रखे और बोला, सबसे पहले कौन सा जलाऊं? हाँ, ये। उसने रॉकेट को पकड़ा। वो जलाता उससे पहले किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और रोक लिया। सब लोग अंदर आ गए। टिया सबको देखने लगी, पर वहां अश्वथ नजर नहीं आया और वो दरवाजे की तरफ देखने लगी कि कहीं अश्वथ तो नहीं आ रहा है। पहले जहां वो दिवाली मनाने के लिए इतना खुश हो रही थी, अब मुरझा गई थी। उसने अपना सिर झुका लिया। आदित्य तो आते ही मिठाई खाने में लगा हुआ था। उसने बहुत सारे पटाखे अपने लिए लपेट लिए थे और उन्हें छुपा दिया था। पूरे आनंद मैंशन में चहल पहल थी। ओरमन वहां ओशमी को ना देखकर चैन की सांस ले रहा था। वैसे भी 2 दिनों से उसने उसकी हालत खराब कर रखी थी। वो सबसे दूर अकेला पिलर के पास खड़ा था। ऊपर से जब से आया था, अभिनंदा दादाजी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो अच्छे से जानता था कि अब तक अभिनंदा दादाजी उससे चिढ़े हुए हैं, पर उसे इससे कोई मतलब नहीं था। वो मन में बोला, चलो अच्छी बात है, ये सफेद कबूतरी यहाँ नहीं है, वरना उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ना है। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर अपने हाथ से टैप किया। ओरमन पीछे पलटा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके पीछे जिससे वो छुप रहा था वही खड़ी थी। ओशमी ने लाइट ग्रे कलर का क्रॉप टॉप और लहंगा पहन रखा था।
और बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। जाहिर सी बात है, वो ओरमन के लिए ही इतना तैयार हुई थी। ओरमन एकटक उसे देखने लगा। ओशमी हंसते हुए बोली, मुझे पता था मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। अब जल्दी से मेरी तारीफ भी कर दो। स्पेशली मैं तुम्हारे लिए ही तैयार हुई हूँ और ये लहंगा पहन रखा है। ये सुनकर ओरमन का मुंह बन गया। वो बोला, ब्यूटीफुल, और वो भी तुम? मुझे तो जोकर लग रही हो। जाकर शीशे में अपना हुलिया देखो। और मैं क्यों तुम्हारी तारीफ करूं? मैंने क्या तारीफ करने का ठेका ले रखा है जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? ये सुनकर ओशमी उसे आंखें तरेर कर देखने लगी और बोली, तुम भी जोकर दिखाई दे रहे हो। जोकर नहीं, छछूंदर दिखाई दे रहे हो। अगर मैं सुंदर नहीं हूं ना, तो तुम भी नहीं हो। ओरमन ये सुनकर उसे देखने लगा और बोला, व्हाट? 6 सुंदर? ये क्या होता है? ओशमी ये सुनकर बोली, 6 सुंदर नहीं, छछूंदर। छछूंदर दिखाई दे रहे हो। उसने अपना लहंगा पकड़ा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। आदित्य बहुत सारे मिठाइयों के आइटम लेकर टिया के पास गया और उसे उदास देखकर बोला, भाभी क्या हो गया? तुम इतनी सैड क्यों हो? भाई नहीं आए इसलिए? डोंट वरी भाभी, इतना सैड क्यों हो ना? टिया ने अपना सिर उठाकर आदित्य को देखा और बोली, क्या वो नाराज हो गए हैं? मैं यहाँ आ गई इसलिए? उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, भाभी तुम ना ऐसे सैड मत रहा करो। वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। वैसे भी 2 दिन तक बड़ी मुश्किल से उनके दिन और रात कटे हैं। तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते। टेंशन मत लो और ये मिठाई खाओ। टिया ने मिठाइयों को देखा और बोली, नहीं मुझे नहीं खाना है। उसका इतना उतरा हुआ चेहरा देखकर आदित्य को भी बुरा लगने लगा। वो अपने मन में बोला, पता नहीं भाई को कौन सा काम आ गया। क्या सच में वो मेरे आइडिया की वजह से भाभी से नाराज हो गए हैं? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसे ऐसे कुछ सोचता देखकर टिया बोली, वो सच में नहीं आएंगे? ये सुनकर आदित्य होश में आया और बोला, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? उन्हें आना ही पड़ेगा। डोंट वरी भाभी, मैं हूं ना। अब आप स्माइल करो। टिया उसकी बात सुनकर फीकी मुस्कान के साथ बोली, क्या मैंने उनकी बात ना मानकर यहाँ आकर गलती कर दी? फिर उसका चेहरा दोबारा लटक गया। तभी एंट्री गेट से अश्वथ, व्योम, कुशाल, प्रत्युष और विक्टर के साथ आता दिखाई दिया। टिया अश्वथ को देखकर खुश हो गई। उसका चेहरा खुशी से चमक गया, लेकिन कुछ ही देर में उतनी तेजी से फीका भी हो गया क्योंकि अश्वथ ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और आगे बढ़ गया था। आदित्य ने भी अपने भाई को ऐसा करते हुए देखा और अश्वथ की पीठ को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा और बोला, अच्छा बदला निकाल रहे हैं भाई। इसमें आपका ही घाटा है, हमारा कुछ नहीं जाता है। उसने टिया को देखा और बोला, भाभी तुम ना उदास मत हो। वो इग्नोर कर रहे हैं, तुम भी इग्नोर करो। पर टिया ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर का बटन प्रेस किया और व्हीलचेयर आगे बढ़ गई। आदित्य को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर अनंत पर पड़ी जो अपने फोन में बिजी थी, जबकि अरिकेत मिठाई खाने में बिजी था। इहित दादाजी, अभिनंदा दादाजी और अधिराय के साथ बातें कर रहे थे और बाकी सब लोग पटाखे जलाने में लगे थे। वो सब लोग गार्डन में आ चुके थे। आदित्य बोला, भाभी और मेरी किस्मत आज ही खराब है, कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है। और वहीं पर पालथी मारकर बैठ गया और मिठाई खाने लगा। उसका मन भी उदास हो गया था। टिया अपनी व्हीलचेयर गार्डन के दूसरी तरफ ले गई। उस तरफ कोई नहीं था। उसने सिर उठाकर आसमान को देखा जहां पटाखे फूट रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। वो उन्हें निहारने में लगी थी। तभी पीछे से आवाज आई, टिया। आवाज सुनकर टिया हैरान रह गई। वो अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। आवाज देने वाला उसके सामने आया। गार्डन के लैंप्स जल रहे थे। टिया हृदय को देखकर हैरान थी। हृदय उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, हैप्पी दिवाली बेटा, पापा को माफ कर देना, आई एम सॉरी। उसकी आवाज रुंध गई। टिया की आंखें भी भर आई थीं। वो बोली, पापा आप? हृदय ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसके राइट हाथ में रखते हुए कहा, मेरी तरफ से हो सके तो पापा को माफ कर देना। आई एम नॉट अ गुड फादर बट आई लव यू सो मच बेटा। उन्होंने टिया का माथा चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। टिया उनके सीने से लगकर रोने लगी। आखिर वो हमेशा से अपने पिता का प्यार पाने के लिए तरस रही थी।
उसके बड़े होने के साथ साथ हृदय का प्यार सख्ती में बदलता गया था। हृदय ने उसके सिर को चूम लिया और उससे दूर होते हुए अपने आंसू पोंछकर बोले, यहाँ खुश हो? टिया ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, सब बहुत अच्छे हैं, नाना जी, मामू, मामी सब बहुत अच्छे हैं। हृदय बोले, और योर हस्बैंड? टिया बोली, वो भी अच्छे हैं। तभी हृदय को किसी के आने की आहट सुनाई दी और वो बोले, हमेशा खुश रहना। उन्होंने टिया का माथा चूम लिया और जल्दी से खड़े हो गए और चले गए। वो अंधेरे में गुम हो गए। टिया ने वो गिफ्ट बॉक्स ओपन किया। उसमें एक डायमंड कॉकटेल रिंग था जो उसकी माँ उज्जवल का ही था, जो हृदय ने उज्जवल के लिए खरीदा था, वो भी इल्लीगल फाइट में पैसे जीतकर। वो उस रिंग को देखकर फफक कर रोने लगी। उसने अपने कांपते हाथों से उस रिंग को निकाला और उसे होंठों से लगा लिया। वो रोते हुए बोली, मम्मा। उसने उस रिंग को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसने अपनी माँ की उंगली को कसकर पकड़ा हो। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और उस रिंग को वापस उस बॉक्स में रखा और कसकर पकड़ लिया। उसे संभाल कर रखने के लिए व्हील चेयर का बटन प्रेस किया और व्हील चेयर घुमाया। व्हील चेयर आनंद मैंशन के अंदर जाने लगी। उसने उस बॉक्स को कसकर पकड़ रखा था। वो बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। अश्वथ की नजर उस पर पड़ी। तब तक वो आनंद मैंशन के अंदर जा चुकी थी। अश्वथ को कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो तो बस टिया को परेशान करने के लिए उसे इग्नोर कर रहा था, पर उसे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि टिया रोने लगेगी। वो तेजी से वहां से निकल गया और आनंद मैंशन के अंदर गया। टिया का व्हील चेयर अचानक से रुक गया और वो चौंक गई। उसने अपना सिर उठाया। सामने अश्वथ खड़ा था। अश्वथ ने व्हील चेयर के दोनों आर्म पर अपने हाथ रखे और टिया के चेहरे की तरफ झुक गया। टिया की आंखें भरी हुई थीं और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झर रही थीं। उसे ऐसे रोता देखकर अश्वथ घबरा गया। उसे लगा कि वो उसके ऐसे इग्नोर करने की वजह से रो रही है। टिया की पूरी आंखों में आंसू भर गए थे, इसलिए उसे अश्वथ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने उस बॉक्स को अपनी गोद में रखा और अपने आंसू पोंछने लगी। फिर अश्वथ को देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। अश्वथ उसका ऐसे रिएक्शन देखकर चकरा गया। वो अपने मन में बोला, पहले तो रो रही थी और अब मुझे देखकर ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन दे रही है। आखिर लड़कियों के दिमाग में चलता क्या रहता है? टिया ने अपना राइट हाथ अश्वथ को छूने के लिए आगे बढ़ाया। उसे लग रहा था कि ये सब सपना है। वहीं उसी शहर में एक बंगले में वही इंस्पेक्टर जो अहिति को हैरान होकर देख रहा था, वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसके माता पिता और बहन बैठी हुई थी। उस इंस्पेक्टर का नाम अभय खुराना था। उसकी माँ मिसेस खुराना बोली, तुम्हारे कहने का मतलब है उस लड़की को तुमने देखा, तुम्हें उसे पकड़कर वापस घर लाना चाहिए था। एक तो मंडप से भागकर हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, और क्या कहा तुमने, एक लड़के के साथ थी। यहाँ पर वो अय्याशी कर रही है, देखा तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। मिस्टर खुराना बोले, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहती है? उसे जल्द से जल्द हम लोग वापस ले आएंगे और उसके साथ उसकी शादी करा देंगे। अभय की बहन दिव्यानी बोली, मुझे तो पहले ही लगा था वो भागकर अपने आशिक के पास ही गई होगी और आज पता भी चल गया। लेकिन अभय कहीं खोया हुआ था। उसे याद आ रहा था, जब उसने अहिति को देखा था, उसे उसकी आंखों में पहले जैसे डर दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि एक खूनी इंटेंशन दिखाई दे रही थी, जैसे उसका बस चले तो वो उसे वहीं काट कर रख देती। उसे अच्छे से याद था कि उसने उस बाइक वाले लड़के को किस तरह से पकड़ रखा था और पुलिस ने भी उन्हें रिस्पेक्ट के साथ जाने दिया था। उसने अपनी कॉलीग से सुना था कि वो गार्डियंस के नाम से जाने जाते हैं और वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। मिसेस खुराना उसे ऐसे खोया हुआ देखकर बोली, अब तुम कहां खो गए, जल्दी से उस मनहूस का पता लगाओ। अभय बोला, यस मॉम। दिवाली के दिन सुबह ही आनंद फैमिली एक दिन के लिए डॉक्टर की परमिशन लेकर टिया को आनंद मैंशन ले गए
टिया व्हील चेयर पर थी और आनंद व्यंजन को देख रही थी। ओशमी उसे अपने कमरे में ले गई और उसे संभालते हुए सहारा देकर बेड पर बिठाया। टिया बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। ओशमी बोली, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। वो चली गई। उसके जाते ही टिया उदास हो गई, क्योंकि उसने 2 दिन से अश्वथ को देखा ही नहीं था। अब उसे उसकी बहुत याद आ रही थी और अब उसे लग रहा था कि उसने कहीं यहां आकर गलती तो नहीं कर दी। वो लगभग रोने की हालत में आ गई थी। वहीं आर्यन पैलेस में किसी की भी हालत ठीक नहीं थी। आदित्य गुस्से में पागल हो गया था, क्योंकि अश्वथ मिस्टर आर्यन और रियान को लेकर आया था और वो गेस्ट हाउस में थे। इहित दादाजी बोले, अश्वथ, ये सब क्या है? तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? तुम उसे लेकर क्यों आए हो? आदित्य गुस्से में बोला, भाई, आप उन्हें लेकर क्यों आए हो? आपको पता है ना वो कितने बुरे हैं, लेकिन आप उन्हें लेकर आ गए। अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, वो कुछ दिन रुकेंगे, फिर वो बैंकॉक शिफ्ट होने वाले हैं। वैसे भी मिस्टर आर्यन की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। अब्रम बोला, तो क्या उन्हें यहां लेकर आएगा? खुशी के दिन में उनकी शक्ल दिखाकर सबकी खुशी ही गायब कर दी तुमने। अगर गलती से आनंद फैमिली को पता चल गया ना, मिस्टर आर्यन और उनका बेटा आर्यन पैलेस के गेस्ट हाउस में है, ऐसा ना हो छोटी गिलहरी को वो सब अपने साथ ही रख लें। ये मत भूल, आनंद फैमिली ने अपनी बेटी खोई है। वो छोटी गिलहरी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहां से रवाना कर। आदित्य बेहद नफरत के साथ बोला, जितनी जल्दी हो सके नहीं, अभी के अभी उन्हें यहां से निकालो। मुझे उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी है, खासकर मिस्टर आर्यन की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी तबीयत खराब है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। एक वक्त था जब हम उनसे भी ज्यादा बदतर हालत में थे और उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की थी। इनफैक्ट मॉम की डेथ होने पर भी वो नहीं आए थे। वैसे भी उन्होंने कुछ खास खोया नहीं है, बस अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। खोया तो हमने है अपनों को। सिर्फ उनकी वजह से हमारी खुशियों को हमेशा नजर लगती आई है। हमें उनके दोनों बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या किया उनकी बेटी ने? उसकी वजह से ओरमन ने अपनी बहन को खोया। भाई, उन्होंने आपके साथ उन्हें प्रेम किया था। अश्वथ बोला, मुझे पता है, बस कुछ दिन की बात है, फिर वो चले जाएंगे। मैं उन्हें हमेशा के लिए यहां लेकर नहीं आया हूं। ओरमन बोला, बैंकॉक में सब कुछ तू सेटल करवा रहा है? सीरियसली? अश्वथ, ये क्या पागलपन है? उन्होंने कभी तुम लोगों की हेल्प नहीं की, कभी तुम लोगों का हाल जानने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताई। जब उनकी जिंदगी करवट ले रही है तो तुम उन्हें आराम की जिंदगी दे रहे हो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि दर्द क्या होता है, दर्द दर्द की ठोकरें खाना क्या होता है। अश्वथ बोला, हम लोग उनकी तरह नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने जैसा हमारे साथ किया हम भी वैसा ही करें। हम भी ऐसा करने लगे तो हम चैन से जी नहीं पाएंगे। बस यही सोचते रहेंगे कि कैसे उन्हें बस परेशान करते रहें। वो लोग बस कुछ दिन के लिए हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे और कोई उनके पास उन्हें ताने मारने या फिर परेशान करने के लिए नहीं जाएगा। मैंने अलग से स्टाफ गेस्ट हाउस में रखा है जो उनकी केयर करेंगे। और प्लीज सब लोग ऐसे परेशान मत हो। आज दिवाली है, खुशी का दिन है। सबके चेहरे पर 12 बजे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो वहां से चला गया। ओरियन बोला, बिग बॉस इज राइट। अब उनकी वजह से हम ऐसे सड़ी हुई शक्ल बनाकर नहीं रह सकते ना। वो सिर्फ इंसानियत के नाते हेल्प कर रहे हैं। उन्हें भी कोई शौक नहीं चढ़ा होगा सबको अपसेट करने का। अब आनंद मेंजन जाना है दिवाली सेलिब्रेट करने। बहुत सारा काम है, सबके लिए गिफ्ट पैक करने हैं, स्वीट्स पैक करने हैं। इहित दादाजी बोले, ओरियन ठीक कह रहा है, चलो तैयारी करो। आदित्य, सब समझते हैं बेटा, उन्हें इग्नोर करो, ओके? आदित्य ने सिर हिला दिया। तभी परंपरा और मिसेस नेगी भी मिस्टर बजाज के साथ आ गईं। अब्रम ने जानबूझकर आकाश और मिष्टी को इनवाइट नहीं किया था और फ्री में धमकी देकर आया था। परंपरा ने अब्रम का दिया येलो कलर का लहंगा पहन रखा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अब्रम बस उसे ही देख रहा था। तभी अनंत अरिकेत के साथ पहुंच गई और उसे देखकर आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। अनंत ने कैजुअल जीन्स टी शर्ट पहन रखा था, जबकि अरिकेत ने कुर्ता पजामा पहन रखा था।
और वो बहुत प्यारा लग रहा था। आदित्य ने अपना सिर पीट लिया। वो जल्दी से भागकर अनंत के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाते हुए बोला, तुमको पता नहीं है कि आज दिवाली है? कौन जीन्स पहनकर दिवाली मनाता है? तुम कोई इंडियन वियर नहीं पहन सकती थी क्या? अनंत बोली, मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ, मुझे दिवाली मनाने का कोई शौक नहीं है। आदित्य बोला, कैसे शौक नहीं है? तुम क्या यहाँ अटेंडेंस लगवाने आई हो? तुम तो मुझे मनाने के लिए ना पटाखे लाई हो, ना कोई गिफ्ट लाई हो, कोई मिठाई का डब्बा भी नहीं दिखाई दे रहा, और ऐसे जोकर बनकर आई हो। सब लोग इतने बन ठन के तैयार हैं, कम से कम तुम मुझे बेहोश करने के लिए ही कोई लहंगा चोली ही पहनकर आ जाती। अनंत बोली, मुझे किसी को बेहोश करने का कोई शौक नहीं है, और तुम कौन से बेहोश होने वाले हो? तुम्हारा काम दूसरों को परेशान करना है। आदित्य उसे खींचकर ऊपर अपने कमरे में लेकर आ गया, फिर दरवाजा बंद करके जल्दी से भागकर कबर्ड के पास गया और वहां से एक शॉपिंग बैग निकाला और अपना क्यूट सा फेस लेकर अनंत के सामने खड़ा हो गया और शॉपिंग बैग उसे पकड़ाते हुए बोला, अब ये पहनना, हम लोग दिवाली मनाने के लिए आनंद मंजन जा रहे हैं। भाभी वही है ना, इसलिए। अगर भाभी वहां नहीं होती तो हम लोग उन्हें यहाँ बुला लेते, इसलिए ये पहनना। इसमें क्या है? उसने निकाल कर देखा और बहुत ही बेदर्दी से शॉपिंग बैग को फेंक दिया। ये देखकर आदित्य उसे घूरते हुए बोला, तुम में कोई लड़कियों वाली बात ही नहीं है? पहली बार तुमको देखा था तो इंडियन वेयर पहनी हुई थी, तो लगा कितनी अच्छी हो, लेकिन अब पता चल रहा है तुम में कोई लड़कियों वाली क्वालिटी नहीं है। ऐसे कौन करता है? अनंत ने देखा कि वो एक नेवी ब्लू कलर का क्रॉप टॉप और लहंगा था। उसने फिर आदित्य को देखा, जिसने खुद नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पजामा और उसके ऊपर प्रिंटेड जैकेट पहन रखा था। अनंत कुछ कहती उससे पहले आदित्य उसे खींचते हुए बाथरूम के अंदर ले गया और जल्दी से बाहर आकर उसे अंदर बंद करके बोला, जल्दी से पहनकर आओ, और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी रखे हैं, और वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे ढेर सारे पटाखे, मिठाई और गिफ्ट दोगी, नहीं तो तुम्हें मैं मिठाई का एक टुकड़ा भी खाने नहीं दूंगा। फिर वो चला गया। अनंत ये सुनकर बाथरूम के दरवाजे को खोलने लगी। नीचे सब लोगों ने तैयारी कर ली थी। फिर उन्हें सेल्वन आता दिखाई दिया। उसने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था और उसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक कलर का प्रिंटेड जैकेट पहन रखा था। लेकिन वो लोग सेल्वन के पीछे आ रही अहिति को देख रहे थे, क्योंकि वो जस्ट सेल्वन के पीछे पीछे आ रही थी। उसने मस्टर्ड येलो कलर का डिजाइनर क्रॉप टॉप और लहंगा पहन रखा था। वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी और उसने अपने बालों के साइड चोटी कर रखी थी। उसने अपने हाथों में ढेर सारे मिठाई के बॉक्सेस पकड़ रखे थे। वो मुस्कुराते हुए आ रहे थे। ओरमन ओजस से बोला, मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी सबको अपनी अपनी सोलमेट मिल जाएगी। जब तक अश्वथ सिंगल था सबके सब सिंगल पड़े थे, अब देखो सबकी सोलमेट बन रही है, बस हम ही लोग सिंगल हैं। ये सुनकर ओजस बोला, वो ओशमी आनंद तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? ये सुनकर ओरमन उसे घूर कर देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें किस एंगल से वो मेरी गर्लफ्रेंड नजर आती है? उसे गर्लफ्रेंड बनाने से अच्छा है मैं दरिया में ना कूद जाऊं। ओजस बोला, ओ सॉरी, मुझे लगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब कोई बात नहीं, तुम्हें भी मिल जाएगी और मुझे भी। पहले इन लोगों की शादी तो हो जाने दो, हम लोग इन लोगों की शादी में अपनी सोलमेट खोज लेंगे। सेल्वन को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सब लोग उसे ही देख रहे थे, जबकि सब लोग उसे नहीं, उसके पीछे से आ रही अहिति को देख रहे थे, और सबको लग रहा था कि अहिति सेल्वन की गर्लफ्रेंड है। सेल्वन बोला, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? आदित्य बोला, तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे देख रहे हैं। तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले, पहले से ही अपने लिए सोलमेट खोज रखा है। ये सुनकर सेल्वन को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, सोलमेट कौन, किसकी? उसने पीछे पलट कर देखा और पलटते ही अहिति से टकरा गया और अहिति के सारे मिठाई के बॉक्सेस नीचे गिर गए। वो तो अच्छा था कि वो बॉक्सेस पैक थे। आदित्य मिठाई को देखकर बोला, अरे बेवकूफ आदमी, मिठाइयों का अपमान कौन करता है? फिर वो भाग कर गया और सारे मिठाई के बॉक्स जल्दी जल्दी उठाने लगा। सुबह से उसे कोई मिठाई खाने ही नहीं दे रहा था। वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। सेल्वन वहां अहिति को देखकर शॉक्ड रह गया। शौक से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अहिति को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि आदित्य मिठाई का बॉक्स उठाते हुए उनके बीच में खड़ा हो गया और सेल्वन ने उसके चेहरे को छू लिया। आदित्य उसका हाथ झटकते हुए बोला, क्या कर रहे हो?
सेल्वन उसकी आवाज सुनकर होश में आया और आदित्य को बीच में देखकर उसे बीच से धक्का देकर साइड कर दिया। आदित्य मुंह फाड़कर उसे देखने लगा। अहिति सेल्वन को ऐसा करते देखकर शॉक्ड रह गई। उसके लिए तो सेल्वन का उसे ऐसे देखना ही आई लव यू से कम नहीं था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि चलो सेल्वन ने उसे कम से कम देखा तो सही, वरना। वो मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी दिवाली सर। सेल्वन होश में आया और बोला, हाँ हैप्पी दिवाली बोल रही है, उसे ज्यादा मत देखो, तुम्हारी ही नजर लग जाएगी। अभ्रम पीछे से बोला। सेल्वन झेम गया और बोला, हैप्पी दिवाली। तभी अनंत को देखकर अरिकेत बोला, दीदी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनकर आदित्य के कान खड़े हो गए और उसने जल्दी से पलट कर देखा और देखता रह गया। अनंत बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, पर वो चिड़ी हुई लग रही थी क्योंकि लहंगा उससे संभाला नहीं जा रहा था। आदित्य जल्दी से गया और अनंत को उसके चारों ओर गोल गोल घूमकर देखने के बाद अहिति के पास गया और उसकी आंख की तरफ उंगली की। अहिति एकदम से डर गई। आदित्य बोला, काजल, टीका लगाना है। और उसकी आंखों से काजल निकाला और भागकर अनंत के पास गया और बोला, उसकी, इसकी, सबकी, किसी की और मेरी भी नजर ना लगे। उसने अनंत के कान के पीछे टीका लगा दिया। सब लोग भौचक्के होकर उसे देख रहे थे। ओजस बोला, इसकी उसकी से किसका मतलब था? आदित्य बोला, तुम सबका। ये सुनकर सब चुप हो गए। उसके बाद वो सब अश्वत्थ को छोड़कर आनंद मैंशन के लिए निकल गए। ओरियन, ओहस, ओजल और दादाजी उनसे पहले निकल गए थे और निया और मिराज मलिक हाउस गए हुए थे और सीधे वहीं से आनंद मैंशन पहुंचने वाले थे। आनंद मैंशन में ओशमी ने मेड्स की हेल्प से टिया को रेडी कर दिया था। टिया ने बहुत प्यारा सा वन शोल्डर येलो कलर का क्रॉप टॉप और लहंगा पहन रखा था। ओजल ने फ्रेंच ब्रेड्स बनाकर साइड बन बना दिया था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने ओजल को लगभग अश्वत्थ के बारे में पूछ पूछ कर पागल कर दिया था। ओजल परेशान होकर बोली, भाई नहीं आ सकते कोका, पूछना बंद करो। ये सुनकर टिया बहुत ज्यादा उदास हो गई और रुआसी हो गई। सब आनंद मैंशन पहुंचे। आदित्य ने अनंत का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ गया। परंपरा और अभ्रम हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। सेल्वन का हाथ अहिति ने पकड़ा था। वो उसे चौंक कर देखने लगा पर कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। व्योम, कुशाल, विक्टर और प्रत्यूष अश्वत्थ के साथ आने वाले थे। ओरमन और ओजस ने सबको देखा और फिर एक दूसरे को देखा। ओजस ने अपना हाथ आगे किया और बोला, फ्रेंड्स फॉरएवर। ओरमन ने उसके हाथ को देखा और कसकर पकड़ लिया और बोला, फ्रेंड्स फॉरएवर। फिर दोनों अपने हाथों को हिलाते हुए कूदते हुए आगे बढ़ गए और उन सबसे आगे निकल गए। सब लोग आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे